नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 35th वीडियो में, जहां हम वॉल्यूम 5 पे दूसरी वीडियो बना रहे हैं। याद है ना वॉल्यूम 5 का नाम? रेड प्रीस्ट। नहीं भी याद है तो अब पता चल गया। वैसे पिछली वाली वीडियो में क्या हुआ था वो याद है कि नहीं? लिटरली टैरो क्लब को 2 नए मेंबर्स ज्वाइन किए थे, शाओ और अपना लेनर्ड मिचेल। लेनर्ड मिचेल का कॉल साइन क्या है? द स्टार। वहीं शाओ का है द जजमेंट। तो आज की वीडियो जो है ना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। स्पेशल इसीलिए क्योंकि आज की वीडियो में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में जो है ना, हम जो नई टैरो क्लब मीटिंग होने वाली है उसके अंदर क्या सब कांड होगा उसे डिस्कस करेंगे। 2 नए मेंबर्स आए हैं तो सबके रिएक्शंस होंगे, राइट? देन इनके रिएक्शंस होंगे सबको लेके, फिर इनके बीच बातें क्या होगी, भैया सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। एक लाइन में मिस नहीं करने वाला आज की वीडियो में, क्योंकि टैरो क्लब मीटिंग आज वाली मजेदार तो है। इसलिए भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना। आजकल आप लोग टारगेट तो कंप्लीट करना छोड़ो, नजदीक भी नहीं आते हो, भूल चुके हो आप लोग, लेकिन मैं वीडियो लाता हूं इसीलिए सब कुछ कंप्लीट करो, ठीक है? वरना वीडियो बंद करेगा मैं। समझ रहे बात? जो भी हो, हम शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहां हम पिछली वीडियो में बंद किए थे। यानी शाओ और फोर्स कहीं ना कहीं करप्ट हो गई थी और उसके बाद अपने जो मिस्टर फूल हैं वो इन दोनों के करप्शन को ठीक कर दिए थे। शाओ तो टैरो क्लब मेंबर भी बन चुकी है। तो हाँ, ये सब होने के बाद शाओ रियल वर्ल्ड में रिटर्न करती है, फोर्स की तरफ देखती है एंड शी वाज लाइक, अच्छा ये सब छिपा रही थी तू मेरे से। जो भी हो, इस बारे में अपन बात करेंगे आराम से। पहले भैया इस जगह से, इस टाउन से निकल के घर चलते हैं। तो हाँ, शाओ और फोर्स यहाँ से निकल गई। अब पिछली वीडियो में आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भैया इनके अंदर किस तरह का करप्शन आया था और क्लाइन इनके करप्शन को ठीक कैसे किया। देखो, इतना हमें पता है कि ये करप्शन स्पिरिट बॉडी से आ रहा था और इसे सॉल्व करने के लिए क्लाइन के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि वो करप्टेड इंसान से एक कंप्लीट सीक्रेट डीड रिचुअल करवाए, देन फिर ग्रे फॉग और सनब्रूज की पावर से उसका प्यूरिफिकेशन कर दे। ठीक है, बढ़िया रास्ता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये था कि वो सीधे उनके स्पिरिट बॉडी को ही खींच ले और ग्रे फॉग का यूज करके उसे क्लेंज कर दे। अब टाइम कम था इसलिए क्लाइन ने दूसरा वाला ऑप्शन ही चूज किया। बट द क्वेश्चन इज कि करप्शन था कहां से, कैसा टाइप का था? देखो, हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा करप्टिव पावर और डेविल पाथवे की होती है। तो क्या वो जो जगह थी जहां से करप्शन हुई, वो मतलब जो भी कासल था, मैंशन जो भी था, तो वो जगह एबिस से कनेक्ट करती है? ये इम्पॉसिबल नहीं है मित्रों। याद करो, लिटिल सन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेकंड एपॉक के शुरू और बीच के टाइम में डेविल्स अक्सर एबिस से बाहर आकर लैंड पर एक्टिव रहते थे। सिर्फ जब एंशिएंट सन गॉड आए और उन्होंने बाकी एंशिएंट गॉड्स को खत्म किया, तभी ये लोग वापस एबिस में जाकर सील हो गए। इसलिए नदन कंटिनेंट में कोई पुराना अंडरग्राउंड एंट्रेंस होना जो एबिस तक जाए, ये नॉर्मल बात है। ये भी सोचा जा सकता है कि वहां कोई कासल बना रहा होगा जहां लोगों को गार्ड करने के लिए रखा गया हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हजारों साल बीत चुके हैं, राइट? फिर अभी भी कोई दरवाजे पे दस्तक क्यों दे रहा है? क्या डेविल्स वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं मित्रों? हाँ, ये सारी चीजें क्लाइन भी सोच रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं। फिलहाल क्लाइन का कोई प्लान नहीं था कि उस अबैंडन्ड कैसल को एक्सप्लोर करे। इनफैक्ट क्लाइन यहाँ एक डिविनेशन भी कर लेता है, ठीक है, कि एक्सप्लोर किया जाए या नहीं, मतलब, लेकिन था कि नहीं ही करो। और हाँ, इस कासल की जितनी भी न्यूज थी ना, वो सैंग्विन से आई थी, राइट? तो वो द मून एमिलिन वॉइट को कह सकता है कि भैया थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालो इस कासल के बारे में। और हाँ, डिविनेशन क्लाइन किया था, लेकिन ये डिविनेशन किया था कि कैसल वाला मैटर कुछ अर्जेंट है या नहीं। तो डिविनेशन में नहीं, अर्जेंट नहीं है, तो ठीक है। ओवरऑल पॉइंट ये है कि क्लाइन इस मैटर में भी हाथ नहीं डालेगा। तो इसके बाद क्लाइन तुरंत रियल वर्ल्ड में रिटर्न करता है और वो वेट करने लगा लोकल रूलर जनरल मे सैंचेज का कि भैया डाउन पेमेंट कब भेजेगा? आर्म्स डील हुआ है, 10,000 डाउन पेमेंट निकाल। हाँ, दोपहर के 2 बजे फेना पॉटर टाइम के हिसाब से हैगिस आता है, ठीक है, जो कि नदन कंटिनेंट के जेंटलमैन की तरह ड्रेस किया था, बाल वाल एकदम सीट के आया है बंदा। साथ ही अपनी गार्ड्स की टीम को भी साथ लेके आया है। एक ब्लैक लेदर सूटकेस लेके आया है ड्वेन डांटिस के लिए। ड्वेन डांटिस उसको इनवाइट करता है, भैया आ जाओ अंदर। और सूटकेस में से क्या निकलते हैं पता है? अरे भैया 10,000 रुपए नहीं, 5,000 लियोन गोल्ड पाउंड्स और 5,000 गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बार्स। मतलब ये पेमेंट हो रहा है, डाउन पेमेंट। आगे बताता है कि भैया आर्म्स डील जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद 30 के पाउंड्स और कैश और गोल्ड के रूप में आपको दे दिया जाएगा। क्लाइन भी कहता है ठीक है, तो कल ही सेट सेल करेंगे हम लोग सुबह सुबह, ठीक है, जल्दी से इस डील को खत्म करो। पैसा वैसा चाहिए क्लाइन को, है कि नहीं? तो हैगिस का यही काम था, इसी काम से वो आया था। थोड़ा जोक वगैरह भी क्लाइन के साथ करता है, एम्परर रोजेल का कुछ जोक वोक चलता है, नॉट इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपना हैगिस कहता है कि एक गेस्ट नीचे आया है, ठीक है, जो आपसे मिलना चाहता है, तो बुला लो उसको ऊपर। क्लाइन कहता है ठीक है, बुला लो, क्योंकि गेस्ट है तो कहीं जनरल से ही रिलेटेड होगा, राइट? तो हाँ, यहाँ क्लाइन से मिलने आता है लूका। अब इसके नाम का स्पेलिंग है LUCCA, लुच्चा होता है लेकिन चलो लूका ही बोलेंगे हम लोग।
और याद है ना लूका पिछली वीडियो में क्लाइन पे कुछ ना कुछ कर रहा था कि ये कौन है। तो लूका यहाँ सिंपल व्हाइट रोब पहन के आ गया है क्लाइन से मिलने के लिए। वहीं हैगिस और उसके लोग निकल चुके हैं। लूका और क्लाइन अकेले में मिलने वाले हैं। जैसे ही लूका क्लाइन यानी कि ड्वेन डांडिस के रूम में जाता है, वो अपने सामने पाता है गेरमैन स्पैरो को। जी हाँ मित्रों, क्लाइन अपना रूप बदल के गेरमैन स्पैरो का ले लिया है और लूका तुरंत उसे पहचान गया। पूछता है, गेरमैन स्पैरो तुम? क्लाइन वाज लाइक, यस मैं ही हूँ, बोलो क्यों मिलना था मेरे से? एंड लूका वाज लाइक, देखो मुझे याद है कि तुमने कुछ महीने पहले ही सीक्वेंस 5 अचीव किया था, शायद सिर्फ 3 या 4 महीने हुए होंगे। लूका वाज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि गेरमैन स्पैरो अभी डेमीगॉड बन चुका है। सिर्फ इतने कम समय में सीक्वेंस 5 से सीक्वेंस 4, गजब की बात है। लूका कहता भी है कि मुझे लगता है कि तुमने ये तब कंप्लीट किया था, मतलब सीक्वेंस 5, जब तुम गॉड्स के उस बैटलफील्ड रूइंस में थे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि तुम इतने जल्दी डेमीगॉड बन जाओगे। क्लाइन वाज लाइक, हाँ यही स्टाइल है मेरा, चलो आगे बात करो, चाहिए क्या तुमको मेरे से, मतलब मेरे से मिलने क्यों आए हो? एंड लूका वाज लाइक, मुझे भी नहीं पता मैं मिलने क्यों आया। एक मिनट भाई, तू आया खुद मिलने, तेरे को ही नहीं पता तू क्यों आया? इस पे लूका वाज लाइक, देखो बात ये है ना कि कुछ समय पहले चांस से मैंने एक प्रोफेसी की थी। उस प्रोफेसी में मैं फ्यूचर में काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाऊंगा, ऐसा बताया गया था। और जिन लोगों से मैं पिछले कुछ दिनों में मिला हूं, उनमें से कोई एक मेरी इसमें मदद करेगा। मुझे पक्का नहीं पता कि वो आप हो या नहीं, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपसे मिल लूं, एक दूसरे को जान लेते, दोस्ती कर लेते हैं कि कहीं जब प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बचाने आ जाएं। लूका अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी करता है कि मैं हूं लूका ब्रूस्टर, मैं गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का एक क्लर्गीमैन हूं। फिलहाल मैं वेस्ट बैलम में अलग अलग मैटर संभाल रहा हूं। गेरमैन स्पैरो ये सारी बात सुनता है, बस नॉड करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आगे लूका खुद ही कहता है कि आप शायद अब बिज़ारो सॉर्सरर बन गए हैं, राइट? सीक्वेंस 4। तो एक बात बताओ, मुझे जो है ना हाल ही में एक इंटेल मिली है कि इंटिस में सीक्रेट ऑर्डर के बीच कुछ रीशफलिंग हुई है पावर्स वगैरह की, तो ये क्या माजरा है? अब गेरमैन स्पैरो ये सवाल सुनता है, उसकी तरफ देखता है, एंड ही वाज लाइक, ज्यादा कुछ माजरा नहीं है, बस इतना है कि ज़रातोल वापस आ गया है। अब ज़रातोल का नाम सुनते लूका की आंखों की एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, क्योंकि भैया ज़रातोल से डरता तो सब है। अब लूका थोड़ी देर सोचा, फिर खड़ा हुआ, बोला, मेरे को बस आपसे जान पहचान करनी थी, हो गई, अब मैं चलता हूँ। तो हाँ, लूका यहाँ से निकला और लूका के निकलते क्लाइन मन में सोचता है कि साला गजब का बड़ा ठग है ये आदमी, खाली अपने मतलब की बात किया और निकल लिया। चलो कोई बात नहीं, क्लाइन को उतना टेंशन नहीं है इस बात का। एनीवेज, अब मंडे आ चुका है, मंडे समझ रहे हो, लेकिन मंडे में अपना जो टैरो क्लब मीटिंग होने वाला है, उससे पहले हैगिस के साथ क्लाइन का कुछ काम था, वो सब निपटाता है क्लाइन 2 बजे से पहले। और हैगिस से कह देता है कि भैया आफ्टरनून में मुझे सोना है, नैप चाहिए मेरे को, मैं चला। नैप नहीं चाहिए था, ग्रे फॉग में मीटिंग करनी थी मित्रों। तो हाँ, ग्रे फॉग की टैरो क्लब मीटिंग होने वाली है शुरू, जो कि ये वीडियो की स्पेशलिटी है। और टैरो क्लब मीटिंग में ऑड्री सबसे पहले नोटिस कर लेती है कि 2 और मेंबर्स आ चुके हैं मित्रों, एक लड़का है, एक लड़की। लड़की को रीड करना थोड़ा मुश्किल, तो लड़का को रीड करते, यानी वो लेनर्ड को रीड कर रही है। और वो नोटिस करती है कि लेनर्ड जो है ना फटाफट सभी को देख रहा था, एज इफ वो किसी को खोज रहा है। मतलब यूजुअली कोई नया बंदा मीटिंग में आएगा तो सबको धीरे धीरे देख के रीड करेगा, लेकिन नहीं, लेनर्ड किसी को खोज रहा था और लेनर्ड की आंखें जो है वो मिस्टर वर्ल्ड पे टिकती और वहां रुक जाती है। इससे ऑड्री समझ गई, एज एक्सपेक्टेड, ऑड्री के पास ये पावर्स है, तो वो समझ जाती है कि भैया ये जो है ना, जो नया बंदा आया, जो भी है, ये मिस्टर वर्ल्ड को पहले से जानता है। ऑफ कोर्स लेनर्ड जानता है वर्ल्ड को, क्योंकि लेनर्ड यहाँ गेरमैन स्पैरो को ढूंढ रहा था, क्योंकि गेरमैन स्पैरो और कोई नहीं बल्कि उसका टिंजन का पुराना नाइट हॉक दोस्त क्लाइन मोरेटी है। अब ऑड्री ये भी नोटिस करती है कि मिस्टर फूल का जो ऑरा है ना, वो बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब पहले से बढ़ गया है। और इसका भी रीजन हमें पता है, क्लाइन अब डेमीगॉड बन गया है, काइंड ऑफ ग्रे फॉग से असिमिलेट हो गया है, तो ऑरा तो बड़ा दिखेगा ही। वहीं बात लिटिल सन की जाए तो भैया वो खुश है, वो बहुत सिंपल सा आदमी है, भले बड़ा सा दिखता है, आदमी सिंपल है, खुश है कि भैया 2 नए लोग आ गए हैं। और मिस्टर मून खुश नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं दुनिया को बचाने वाला था, तो मेरा नाम मतलब होता इन लोगों के साथ, अब शेयर करना पड़ेगा और लोगों के साथ, ये मेरे को ये 2 लोग नए क्यों आ गए। वहीं एल्गर और कैटिलिया ध्यान से सब कुछ देख रहे हैं। और फोर्स की बात की जाए तो शी इज नॉट सरप्राइज, क्योंकि शाओ को तो वो खुद लेके आई है, तो एक और नए मेंबर ऐड हो गए तो हो गए होंगे, कोई बात नहीं। जो भी हो, फूल यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं अपने 2 नए मेंबर्स को। ये है द स्टार और ये है मिस जजमेंट। ये जजमेंट जस्टिस बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है? नहीं, जजमेंट है, जजमेंट, शाओ इज जजमेंट। फिर मिस्टर फूल कहते हैं सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और सब लोग इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और लेनर्ड एक एक करके सबको जज करना शुरू करता है। जैसे मिस जस्टिस, लेनर्ड के हिसाब से ये देखने में एक यंग लेडी लगती है, पर शायद उसने क्लाइन की तरह 2 लेवल्स का डिस्गाइज पहना हुआ है। वो काफी ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल है। हालांकि लेनर्ड सोचता है कि वो उसके कपड़ों की डिटेल्स उतनी अच्छे से बता नहीं पा रहा है, बट इतना पता है कि लेडी क्लासी तो बहुत है, ऑफकोर्स क्लासी है, बहुत अमीर है मिस ऑड्री। नाउ मिस्टर हैंगमैन के बारे में लेनर्ड सोचता है कि हाँ, हट्टा कट्टा इंसान है, थोड़ा रिजर्व्ड है, वो शायद सीधे सीधे मतलब तौर पे जो है ना थोड़ा रैश किस्म का इंसान होगा, सीधा नहीं होगा, भैया इससे थोड़ा बच के रहना। नाउ टॉकिंग अबाउट मिस मैजिशियन, तो इसके बारे में लेनर्ड सोचता है कि
मतलब वो जिस तरह से मुझे देख रही है ना, उसके देखने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। वो बीच बीच में क्लाइंट को देखती रहती है, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे वो ओवरऑल काफी ऑर्डिनरी लगती है, कुछ भी खास नहीं है। वो देख देख के सब तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, ऐसे ही तेरे को खास नहीं लग रहा है लेनर्ड। नाउ मिस्टर सन के बारे में लेनर्ड सोचता है कि ये बहुत लंबा है, पर उसके बोलने का तरीका ऐसा है जैसे वो प्यूबर्टी से जा रहा हो। चलो ये तो बढ़िया गेस किया। हालांकि वो चुपचाप रहता है पर पूरा फ्रेंडली नहीं है। नहीं, यहाँ आप गलत हो गए, फ्रेंडली बहुत है मिस्टर सन, ठीक है, बस उससे बात करना है आपको। देन वो मिस अर्मिट को देखता है। मैम अर्मिट, वो एक मैच्योर और स्टेड ऑरा एग्जीक्यूट करती है, वो शायद बहुत एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर है। फिर लेनर्ड मिस्टर मून को देखता है और सोचता है काफी यंग है और थोड़ा रिजर्व दिखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। इसको ऑब्जर्व करता रहूंगा। भाई लेनर्ड का ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है। मिला तो वो है मिस्टर मून से, हम सब जानते हैं मिला है, ठीक है, देखते हैं पकड़ पाता है कि नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, पकड़ लेगा आज ही की मीटिंग में। देन मिस जजमेंट, ये तो बहुत छोटी हाइट की लगती है, काफी ऑब्वियस ट्रेट्स है इसके। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि उसने 2 लेवल्स का डिस्गाइज पहना है या नहीं। और हाँ, ये आज ही ज्वाइन की है मेरे साथ साथ, तो ये भी मेरी तरह नूब है। एंड फाइनली मिस्टर वर्ल्ड, बहुत बहुत ज्यादा ग्लूमी दिखता है। ये उसका शायद डिस्गाइज है और मैं जानता हूँ यही है क्लाइंट मोरेटी, ठीक है, यही है ग्रेवन स्पैरो। एंड देखा जाए तो लेनर्ड ये भी सोचता है कि इस गैदरिंग के अंदर मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की कमी नहीं है। एंड लेनर्ड ये भी सोच रहा होता है कि क्या मैं ही यहाँ सबसे वीक हूँ क्या, मतलब पता नहीं सब कौन से सीक्वेंस पे हैं। तो ये सारी बातें लेनर्ड के दिमाग में चल रही है। अब लेनर्ड सबको जज कर रहा है तो क्या शाओ सबको जज नहीं कर रही होगी? क्या बात कर रहे हो तुम? वो भी अपने मन में याद रख रही थी कि एक नोबेल लेडी है, एक सेलर या किसी शिप का क्रू मेंबर लगता है, काफी यंग और इंट्रोवर्टेड है पर ज्यादा सीरियस बात नहीं है, काफी स्ट्रांग है, देन कम से कम एक मिड साइज टीम का लीडर, एरोगेंट है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाली है, डेजल्टरी मतलब सीरियस या टिकाऊ नहीं, ग्लूमी डर लगने वाला, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट्स उसके मन में आ रहे थे। मैं रैंडम बातें आपको बता रहा हूँ। पॉइंट इज शाओ और लेनर्ड भी सबको जज कर रहे थे और सब लोग भी इनको जज कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाने के बाद हर्मिट, जो कि अपनी कैट लिया है, वो कहती हैं कि इस बार मुझे कोई मतलब रोजेल की डायरी के पेजेस मिले नहीं है, तो मतलब माफ कीजिएगा। क्लाइंट वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। अब ट्रांजैक्शन शुरू होते ऑड्री ऑब्जर्व करती है कि टेबल के एंड पे एक नई ब्लास्फेमी कार्ड पड़ी है। ऑड्री की नजर सबसे पहले गई। ऑड्री सोच रही ये कार्ड कहां से आया। चलो इसके बारे में मौका मिलेगा तो कभी पूछेंगे, आज शायद नहीं, या पता नहीं, देखते हैं कब पूछ पाएंगे। वैसे आज ये भी मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो लोग थे आज टैरो क्लब मीटिंग में, इनका कोई ऐसा रिक्वेस्ट था नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कैटलिया, डेरिक, एमिलिन और फॉर्स पहले ही प्रिपरेशंस कर ली थी एडवांस करने के लिए, याद है ना, इसलिए उन्हें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनकी सारी प्रिपरेशंस डन थी। एल्गर का भी वही हाल था क्योंकि वो अभी भी अपना पोशन ही डाइजेस्ट कर रहा था। इसके अलावा लेनर्ड के मन में एक मिस्टिकल आइटम खरीदने की इच्छा थी, लेकिन कोई कुछ मांग नहीं रहा है। मैं पहली बार आया हूँ मीटिंग में, कैसे मुंह खोल के मांग लूं, तो वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई कुछ बोले उसके बाद मैं भी अपना रिक्वेस्ट रखूं। इन केस यू डोंट रिमेंबर, तो लेनर्ड जब टेंडर बेचा था उसको बहुत पैसे मिले थे और नाइट हॉक्स में मतलब तो रेड ग्लव्स बन गया, बंदे को पैसे तो अच्छे मिलते हैं, पैसे की कमी नहीं है, आइटम चाहिए। और हाल ही में पिछले बुक के लास्ट लड़ाई में कहीं ना कहीं लेनर्ड क्रीपिंग हंगर का भी इस्तेमाल किया था, राइट? तो उसको पता चल गया बढ़िया मिस्टिकल आइटम का पावर क्या होता है, तो भैया चाहिए तो चाहिए एक मिस्टिकल आइटम। इस पॉइंट पे फोर्स, जो कि चुपचाप बैठी थी, वो पहले शाओ की तरफ देखती है और फिर अपने सामने वाले मेंबर की तरफ नजर घुमाई। इसकी तरफ वेल मिस्टर हैंगमैन की तरफ। वो उसे पूछती है कि देखो भैया मिस्टर हैंगमैन, मेरे पास एक मटेरियल है जिसे मैं आर्टिशियंस की मदद से एक मिस्टिकल आइटम में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ। फोर्स यहाँ उस एंशिएंट रैथ पाउडर की बात कर रही थी जो शाओ के पास था, ये लोग कलेक्ट किए थे वहां कैसल से, याद है ना? ये सुन के एल्गर वाज लाइक अरे यार, वो आर्टिशियन जो था ना, वो अब रोज स्कूल ऑफ थॉट के कुछ ऐसे मेंबर्स के कंट्रोल में है जो प्रिमोडियल मून में बिलीव करते हैं। मुझे बस इतना ही पता है, आगे आप मैम अर्मिट से पूछ लो, उनको ज्यादा पता है। तो अभी जो ये आर्टिजन वाला कन्वर्जन है ना, मतलब कुछ चाहिए मिस्टिकल आइटम, ये थोड़ा मुश्किल है भैया। और हाँ, उन्हें मैम अर्मिट ही हैंडल कर रही है। अब शाओ और लेनर्ड सोच रहे हैं कि ये रोज स्कूल ऑफ थॉट की यहाँ बात हो रही है, प्रिमोडियल मून ऑफ बिलीवर्स की बात हो रही है, ठीक है, मैम अर्मिट उन सबको हैंडल कर रही है। ये लोग सोच रहे हैं भैया यहाँ मतलब क्या हो रहा है, कैसा गैदरिंग है ये बातें इतनी कैजुअल है नहीं जितनी कैजुअली ये लोग बोल दे रहे हैं। मतलब इतने बड़े मतलब रोज स्कूल ऑफ थॉट से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब ये लोग ऐसे मजाक में बोल रहे हैं कि वो उसको हैंडल कर रहा है, वो उसको हैंडल कर रहा है, चल क्या रहा है इधर। अब इस पॉइंट पे कैटलिया कहती है कि देखो भैया ये जो मामला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरी सजेशन है कि तुम 1 से 2 हफ्ते का वेट करो, ठीक है? मैं कुछ वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारा मिस्टिकल आइटम बनवा पाऊंगी, बस इतना कह सकती हूँ कि जब सही वक्त आएगा तब शायद कोई मिल जाए जो तुम्हारे लिए वो मिस्टिकल आइटम बना दे। अब शायद मिल जाए मतलब क्या, वही आर्टिशियन बनाएगा या कोई नया आएगा, पता नहीं भैया। अब लेनर्ड ये सारी बातें सुन रहा है और हम सब जानते हैं कि लेनर्ड थोड़ा सा मजाकिया इंसान है, लेकिन पहली ऐसी मीटिंग है लेनर्ड की जहां वो भैया सीरियस है। और फोर्स मैम अर्मिट से कहती है कोई बात नहीं,
जब आपको मौका मिल जाए मेरे को बता देना, तभी मैं बनवा लूंगी। अब इस पॉइंट पे मिस्टर वर्ल्ड कहता है कि ये जो तुम्हारा रोज स्कूल ऑफ थॉट वाला मैटर है ना, जो हो रहा है आर्टिशन को लेके, उसमें अगर मेरी मदद चाहिए होगी ना, बता देना, मैं आ जाऊंगा। अब क्लाइन ऐसा बोला क्यों? देखो, क्लाइन के लिए मदर ट्री ऑफ डिजायर का ग्रे फॉग में एबनॉर्मल इंटरेस्ट है, ये क्लाइन को पता है। और इंपीरियल रोजल भी वार्निंग दिए थे, केयरफुल ऑफ द मून, तो ये बात क्लाइन को पता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों में क्लाइन को इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसीलिए क्लाइन यहाँ रोज स्कूल ऑफ थॉट या प्रिमोडियल मून के जो फॉलोअर्स हैं, इनका जो भी मैटर होता है ना, इसमें क्लाइन अब ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। तो हाँ, हेल्प चाहिए तो पूछ लेना, क्योंकि आर्टिजन भी इन दोनों चीजों में तो इन्वॉल्व है, तो यहाँ से कहीं कुछ क्लू मिले, कुछ तो पता चले। अब कैटलिया को उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड हेल्प ऑफर करेगा, बट वर्ल्ड हेल्प ऑफर कर दिया है। कैटलिया भी कहती है हाँ, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगा मैं आपको बोलूंगी। एंड यहाँ पे कैटलिया भी कहती है कि मैं मदद तुमसे मिस्टर फूल के जरिए मांगूंगी। ये ऐसा वो इसलिए कह रही थी ताकि जो दो नए मेंबर्स उनको बता दे कि यहाँ जो कम्युनिकेशन होती है हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं करते, मिस्टर फूल के थ्रू ही कम्युनिकेशन जाता है। यहाँ का जो सिस्टम है वो सब समझाने की काइंड ऑफ कोशिश थी। और कैटलिया ये सब इसलिए कर रही थी ताकि थोड़ा अपना वर्चस्व दिखा सके कि तुम लोग अभी नए हो, ठीक है, अभी तुम लोग नूब्स हो, नूब्स की तरह रहो, मैं यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पे हूँ, औकात में, ठीक है। अब शाओ भी ये बात थोड़े बहुत समझ जाती है कि हाँ, यहाँ पे जो भी बातचीत होती है मिस्टर फूल के थ्रू होती है। ऐसे भी फोर्स जो है ना, शाओ का पूरा काउंसलिंग करके उसको लाई है कि भैया ये सब होगा टैरो क्लब मीटिंग में, तो तैयार रहना, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं। तो शाओ थोड़ा मतलब समझ रही है चीजों को, और लेनर्ड भी इन चीजों को समझ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑफिशियल बियॉन्डर है, उसको ये सारी चीजें ऑफिशियल चैनल से कैसे वर्क करती है सब पता है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, कैटलिया को थोड़ा सा शो ऑफ मारना था, मार दी, कोई बात नहीं, हम भी रहते हम भी मारते। जो भी हो, थोड़ी बहुत यहाँ बात छिड़ गई थी, तो मतलब लेनर्ड भी थोड़ा खुलने लगा। एंड लेनर्ड वाज लाइक ठीक है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक मिस्टिकल आइटम चाहिए। ये सुन के ऑड्री तुरंत कहती है कैसा मिस्टिकल आइटम चाहिए? लेनर्ड वाज लाइक ये मुझे नहीं पता। एंड एवरीवन मन में सोच रहा है कि एक बेवकूफ आदमी आ गया क्या टैरो क्लब में, इसको मिस्टिकल आइटम चाहिए लेकिन इसको पता ही नहीं क्या चाहिए। अब क्लाइन जो फूल है, मिस्टर फूल, वो थोड़ा अपना हंसी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है लेनर्ड इसी तरह का मतलब जोकी टाइप का लापरवाह इंसान है, बहुत कैजुअल रहता है। लेकिन ठीक है, क्लाइन सोचता है इसको खुद ही अपना जस्टिफिकेशन करने दो, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो इसमें लेनर्ड वाज लाइक कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, बस जो भी आइटम चाहिए उसमें मेरे को ऐसा मतलब कंडीशन नहीं है कि मेरे को इस तरह का ही चाहिए, बस एक ही चीज है कि ऑफेंसिव एबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब मैं उससे हमला कर सकूं किसी पे, और ऑफेंस के अलावा उसके अंदर स्टिल्थ ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते ही हैं लेकिन थोड़ा कम हो, तो ऐसा कोई आइटम मिल जाए। अब लेनर्ड बहुत सोच समझ के ये सारी बातें बोल रहा था, क्योंकि देखो लेनर्ड एक नाइटमेयर मतलब उस पाथवे पे है, राइट, और उसके नाइटमेयर के कंट्रोल को फुल एक्सटेंट तक बूस्ट करने के लिए मतलब इस तरह का मिस्टिकल आइटम बहुत अच्छा होगा। कभी कभी वो एक टारगेट को खुद कंट्रोल कर सकता था, जब पहले जोरास्ट मिस्टिकल आइटम को कंट्रोल करता, जिससे डेज्ड ओपोनेंट को एक लीथल स्ट्राइक मिलती थी। मतलब बुड्ढा और लेनर्ड दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। और एक बार जब वो स्पिरिट वॉर्डलॉक बन जाता है, जिसमें उसके दांतों में एक नेचुरल स्पिरिट या रैथ या शैडो सील्ड होता जो उसकी हेल्प करता, तो वो एक साथ 2 या 3 चीजें कर सकता था, राइट। तो काफी अच्छा हो जाएगा, एक बढ़िया मिस्टिकल आइटम बस मिल जाए। अब एल्गर यहाँ मिस्टर स्टार यानी कि लेनर्ड से पूछता है कि ठीक है मैं समझ गया आपको मिस्टिकल आइटम चाहिए, लेकिन किस लेवल की चाहिए? तो इस पे बोलता है कि मतलब अपना लेनर्ड की ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट के आसपास होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ा, मतलब सीक्वेंस 5 या सीक्वेंस 6 का करस्पॉन्डिंग पावर होना चाहिए। एंड जैसे ही लेनर्ड बोला ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट, जितने लोग यहाँ बैठे थे सब समझ गए ये साला ऑफिशियल बियॉन्डर है, क्योंकि इस तरह का जो लैंग्वेज होता है ना, ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट, सीक्वेंस 6 सीक्वेंस 5 का चाहिए, ग्रेड 2 से ऊपर ग्रेड 1, ये ऑफिशियल वाले जो है ना वही लोग इस तरह से बात करते हैं। नॉर्मली लोग जो है ना सिर्फ पावर बताता है या सीक्वेंस लेवल के हिसाब से बताता है। हाँ, ऑड्री, कैटलिया, एल्गर, शाह, सबके दिमाग में जितने लोग थे एक्सेप्ट फॉर अपना मून और सन, ये दोनों थोड़े से स्लो हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब समझ गए कि ये ऑफिशियल बियॉन्डर आ गया हमारे टैरो क्लब के अंदर, ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये नहीं पता ना। ऑड्री के दिमाग में एक और लेवल ऑफ थॉट चल रहा है कि अगर ये ऑफिशियल बियॉन्डर है मिस्टर स्टार, तो ये मिस्टर वर्ल्ड को कैसे जानता है? मतलब गेडमैन स्पैरो और ऑफिशियल बियॉन्डर्स, इट्स लाइक 2 मतलब डिफरेंट पीपल। गेडमैन स्पैरो को सारे ऑफिशियल बियॉन्डर्स ढूंढ रहे हैं करने के लिए, तो ये ऑफिशियल बियॉन्डर को कैसे जानता है? क्योंकि मैं ये तो श्योर हूं कि मिस्टर वर्ल्ड ही मिस्टर स्टार को इस गैदरिंग में लेके आया है। हाँ, ऑड्री को तो बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे थे, इसलिए मेरे को स्पेक्टेटर बनना है, मेरे को भी ऐसे ही थॉट्स चलाने हैं, चुपचाप वजह से बैठा रहूं और सारी चीज सोचता रहूं, ठीक है, एक्शन कम लेना है, सोचना ज्यादा है। जो भी हो, यहाँ पे फिर बातचीत शुरू होती है। एल्गर कहता है कि देखो तुम जो मिस्टिकल आइटम मांग रहे हो ना, उसका दाम कम से कम 9000 पाउंड होगा, 12000 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तुमको चाहिए भी एकदम नेगेटिव इफेक्ट्स कम और ऑफेंसिव होना चाहिए, स्टेल्थ होना चाहिए, बहुत मुश्किल है इसको खोजना। लेनर्ड वाज लाइक पैसे का टेंशन नहीं है, बस जिंदगी में मिस्टिकल आइटम की कमी है, वो दिला दो। ये जवाब सुन के क्लाइन मनी मन सोचा कि बस दिखा दिया लेनर्ड अपना औकात, बता दिया सबको कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए, तभी तो तुम बार्गेन कर पाओगे, पहले ही बता दो
दोगे मेरे पास पैसा है, बार्गेन कैसे करोगे? अब तो हैंग्ड मैन जो कि बहुत शातिर आदमी है अपना, ठीक है, ये बंदा तो अब पक्का ज्यादा चार्ज करेगा इससे, ठीक है, लिनर्ड मिचेल से। बट तभी क्लाइंट के दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये लिनर्ड इतना भी बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो अपने सारे कार्ड सबके सामने इस तरह से फैला दे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिनर्ड बस आइटम के बारे में जानना चाहता है ताकि प्राइसिंग यहाँ भले ज्यादा मिल जाए, बट उसके पास बुढ़ा तो है ये जुगाड़ करने के लिए, तो कहीं और से कम प्राइसिंग में भी खरीद सकता है। भाई कहीं लिनर्ड डबल गेम तो नहीं खेल रहा? लिटरली वो एडमिट्स ऑफ फेट से सामान खरीद सकता है। तो हाँ, लिनर्ड उतना बेवकूफ नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। क्लाइंट ये सारी बातें समझ रहा है, बट हाँ, वो एडमिट्स ऑफ फेट वाली जो गैदरिंग होती है वो आधे साल में एक बार होती है, हर वीक नहीं होती टैरो क्लब की तरह। तो ठीक है, जो भी सिचुएशन है देखते हैं आगे क्या होता है मीटिंग में। तो हाँ, आज की मीटिंग में यही ट्रांजैक्शन एक होती है, ज्यादा कुछ ट्रांजैक्शन थी नहीं, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया है। सब लोग अभी कंटेंट है या तो एडवांस करने वाले हैं या पोशन पचा रहे हैं। तो अब शुरू होगा फ्री एक्सचेंज का सेगमेंट, जहां पे लोग अपनी अपनी बातें सबको बताएंगे और यही मजा आने वाला है मित्रों। तो सबसे पहले डेरिक कहता है कि भैया मैं सिटी ऑफ सिल्वर में वापस आ चुका हूँ। चीफ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम जल्द ही जायंट किंग्स कोर्ट की प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन का एक और राउंड शुरू करेंगे। क्या उसका मतलब यह है कि मुझे इस टाइम का यूज करके प्रीस्ट ऑफ लाइट बनने की कोशिश करनी चाहिए? लिनर्ड सुनता है जायंट किंग्स कोर्ट। एक मिनट, ये तो वो जगह है ना जिसको कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया, चर्च भी नहीं। ये लोग वहां एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। कौन सा क्लब में मैं आ गया हूँ? कहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लोग ऐसे इजीली मतलब बात करते हैं जायंट किंग्स कोर्ट की, पता नहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की। कहाँ मैं फंस गया हूँ? मतलब लिनर्ड हिस्ट्री तो पढ़ा ही है ना, नाइट हॉक है ऑफिशियल भैया, उसको सब पता है कि जायंट किंग्स कोर्ट बहुत पहले सेकंड एपॉक में डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उसके साथ जो बुढ़ा जो कि एंजल है पैले ज़ोरोआस्ट, उसको तक नहीं पता कि भैया ये जायंट किंग्स कोर्ट कहाँ है, गायब हो चुका है। और यहाँ ये लोग एक्सप्लोरेशन चला देते हैं उसके अंदर। और तो और सन जब ये बात बोल रहा है तो टैरो क्लब का कोई और मेंबर शॉक में ही नहीं है। शाओ तो इसलिए शॉक में नहीं है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चला, लेकिन लिनर्ड तो समझ रहा है इस बात की ग्रेविटी को कि जायंट किंग्स कोर्ट भैया ये बड़ी चीज है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है जो कि इतनी पावरफुल है? यहाँ कुछ भी हो रहा है। और इस पॉइंट मिस्टर फूल भी देख लेते हैं कि लिनर्ड थोड़ा हड़बड़ा रहा है, थोड़ा तड़पड़ा रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है इधर। एंड क्लाइंट सोचता भी है कि यार मेरे को जो है ना थोड़ा सा इसको ये इंडक्शन कर देना चाहिए था मीटिंग से पहले, कि इसको समझ में आ जाए कि हम लोग किस लेवल पे बात करते हैं। बंदा एकदम हड़बड़ा रहा है, बहुत टेंशन में है थोड़ा सा। शाओ को देखो कोई टेंशन में नहीं है। एक तो या तो उसे पता नहीं होगा चीज, या फिर फोर्स उसको सब कुछ पहले से बता के लाई होगी, इंडक्शन करके लाई होगी। देख रहे हो, लेडीज लोग जो होती है वो बहुत ज्यादा सोचती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। मर्द लोग को कुछ समझ नहीं आता, आप कर लेंगे वैसे ही करते हैं। अब इस पॉइंट पे मिस्टर मून देख लेता है कि लिनर्ड थोड़ा सा हड़बड़ा रहा है और वो तुरंत अपना होता है ना थोड़ा काबिल बनने वाला चीज वो फेंकता है अपना कार्ड। कहता है कि वो बात यहाँ जो जायंट किंग्स कोर्ट की हो रही है वो एक्चुअली में फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में है। तुम्हें नहीं पता होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब ये सुन के लिनर्ड का रिएक्शन और तगड़ा। फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड भैया, ये लोग कहाँ है पता नहीं चल रहा कुछ। लेकिन अपना जो मून था वो एकदम हीरो की तरह लिनर्ड के रिएक्शन को इग्नोर करता है और वो सीधा सन से बात करने लगता है कि क्या तुमने प्रीस्ट ऑफ लाइट के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर लिए? और डेरिक वाज लाइक हाँ, मुझे मिस्टर वर्ल्ड से मिल गया, जो भी मुझे चाहिए सब कुछ तैयार है, बस मेरे को पचाना है पोशन और एडवांस करना है, बस उसके रिचुअल की मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये सब छोटी मोटी बातें हो रही है जो कि हम लोग के लिए बचकानी बात है, लेकिन लिनर्ड का दिमाग तो निकल ही नहीं रहा फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड और जायंट्स कोर्ट से। लिनर्ड को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी फैंटेसी या मिथ से बाहर आया हो। उसने इंस्टिंक्टिवली टैरो क्लब के बारे में अपनी नॉलेज को रीअसेस किया। लिनर्ड को समझ आ गया कि यहाँ जो लोग हैं ना वो अलग अलग जगहों से आते हैं, ऐसा नहीं सब बैकलैंड से आए हुए हैं या फिर सदर्न किंगडम से, नहीं, यहाँ फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड वाले लोग भी हैं। 7 जो ऑर्थोडॉक्स गॉड्स हैं उन लोगों ने भी फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड को नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, पर टैरो क्लब ऐसा कर सकता है। ये टैरो क्लब साला चर्च से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लिनर्ड को ऐसा लगता था कि अजिक जो है अपने वो भी टैरो क्लब के ही मेंबर होंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहे यहाँ मीटिंग में। हो सकता है वो बहुत हाई लेवल के मेंबर है ना, तो उनको हर एक मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ओवरऑल लिनर्ड ये समझ गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये जो टैरो क्लब है, और भैया ये लोग मिल के जो है ना एक चर्च को भी पलट सकते हैं, ऑफिशियल ऑर्थोडॉक्स चर्च भी बन सकते हैं, इतना ताकत है इनमें। लिटरली ये लोग अरोरा ऑर्डर, रोज स्कूल ऑफ थॉट, उन लोगों को संभालने की बात करते हैं, उनसे कमजोर तो नहीं है, उनसे पावरफुल ही है। वाकई में ये जो जगह है ना मीटिंग, ये एक डिवाइन काउंसिल है मित्रों। खैर तो यहाँ जायंट किंग्स कोर्ट पे और भी बातचीत होने लगती है। जैसे एल्गर कहता है कि जायंट किंग्स कोर्ट एक्सप्लोर करना एक बहुत ही डेंजरस मामला है, तो इसीलिए शायद जो कॉलिन इलियड हैं, जो कि मतलब चीफ हैं अपने डेरिक के, वो चाहते हैं कि डेरिक जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाए
ताकि उस एल्डर शेपर्ड के लेवल को रेजिस्ट कर सके। डेरिक ने वेक एक्नॉलेजमेंट में सर हिलाया। फिर डेरिक नॉइस सिटी में भी एक्सप्लोरेशन किया था ना, उसके बारे में जो भी वहां जो कुछ देखा था वो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जिसको सुन के मतलब लेनर्ड और शाओ जो थे वो एकदम दंग रह जाते हैं। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि वहां इतनी अजीब स्टेट और एटमॉस्फेयर कैसे जनरेट हुई। इस एक्सप्लोरेशन के बारे में मैंने आपको पिछली बुक में ठीक से नहीं बताया था। मैं बताया था कि मैं इस पे एक अलग से छोटी सी वीडियो लेके आ जाऊंगा, वो मैं 1-2 हफ्ते के अंदर लाऊंगा। ऐसा कुछ खास था नहीं उसके अंदर, इसलिए मैंने स्किप किया था, बट हाँ सारी डिटेल बतानी है तो मैं लेके आऊंगा। अब ये सब कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसी के बीच द फूल जो है वो कुछ जाना पहचाना नोटिस करते हैं। उन्हें लगा कि नॉइस सिटी और वो फॉगी टाउन एक हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलते हुए क्राउड पर शक था कि वो लाइफलेस मैरिनेट्स हैं। क्या वहां सीयर पाथवे का कोई हायर सीक्वेंस आइटम या कोई मॉन्स्टर है? क्लाइन ने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप नॉइस सिटी को नोट कर लिया। इस वक्त शाओ ने द वर्ल्ड की तरफ देखा और थोड़ी गुडविल दिखाते हुए कहा कि MI9 जो है ना वो एक्चुअली में गेरमेन स्पैरो के ओरिजिन्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, शाओ को फोर्स बता दी होगी कि वो जो वर्ल्ड है ना वो एक्चुअली गेरमेन स्पैरो है जिसको तुम इन्वेस्टिगेट करने वाली हो। अब ये बात सुन के सब एक साथ वर्ल्ड की तरफ देखते हैं कि देखो नई मेंबर आई है, तुम्हें ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, बोलो अब इस पे क्या बोलना है तुम्हें। और सब ये भी समझ गए कि गेरमेन स्पैरो जरूर बड़ा कांड किया, तभी तो MI9 उसके पीछे आ गई है। वैसे अभी अभी लडवेल को पेल दिया था ना ये, तो अब क्या कर दिया नया। जो भी हो गेरमेन स्पैरो यहाँ पे शांत ही था और शाओ आगे बोलती है कि MI9 को पता चल चुका है कि गेरमेन स्पैरो वाली जो उसकी आइडेंटिटी है वो नकली है, असल में वो कोई और है। एंड वर्ल्ड जो कि गेरमेन स्पैरो वो कहता है कि इस बात का टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूंगा। अब इस पॉइंट पे ऑड्री वो मिस्टर वर्ल्ड से पूछ लेती है कि मिस्टर वर्ल्ड क्या आप फ्यूचर में बैकलैंड वापस आएंगे? क्या आप तब भी ड्वेन डांटिस की आइडेंटिटी यूज करने वाले हो? अब ये ड्वेन डांटिस की आइडेंटिटी की बात ऑड्री इतने खुले में कैसे कर रही है? देखो ऑड्री तेज है, एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट होने के नाते वो जाहिर सी बात है कि द वर्ल्ड का मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं करने वाली है। वो बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो दोबारा लियोन चैरिटी बर्जरी फाउंडेशन में आएगा या नहीं, मतलब एज ड्वेन डांटिस। इस तरह ऑड्री जो है वो रियल वर्ल्ड में उसके क्लोजर कॉन्टैक्ट में रह सकती है, जिससे बेहतर चेकअप हो पाता है उनका। अगर मेंटल कंडीशन खराब हो रहा है तो तुरंत वहीं पे चेक करके रियल वर्ल्ड में सॉल्व कर देंगे। अब ऑड्री ड्वेन डांटिस वाली बात छिपाई नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मेंबर्स पहले से ही ये जानते थे, राइट। और जहां तक मिस्टर स्टार की बात है वो क्लियरली मिस्टर वर्ल्ड से फेमिलियर था। और जहां तक शाओ की बात है तो उसके पास फोर्स थी जिसने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। शायद नहीं भी किया होगा तो अब पता चल गया। अब मिस्टर जस्टिस के शब्द सुन के लेनर्ड को अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ कि एक मिनट ड्वेन डांटिस से भी मैं मिला हूं, लेकिन ड्वेन डांटिस कहा था कि मैं क्लाइन मोरेटी नहीं हूं, तो क्या क्लाइन मोरेटी, गेरमेन स्पैरो, ड्वेन डांटिस सब है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि मेरा जो बुड्ढा था वो बताया था कि ड्वेन डांटिस किसी मतलब बहुत पुराने जमाने का अनडाइंग क्रीचर जैसा है जो कि 4th एपॉक या उससे पहले से जिंदा होगा। तो नहीं, ये क्लाइन मोरेटी तो नहीं हो सकता, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। अब लेनर्ड इस बात से थोड़ा परेशान हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है इस जगह पे। और शाओ भी थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि शाओ को ये वाली बात नहीं पता थी। एंड वो मिस्टर वर्ल्ड को हैरानी से देखने लगी कि ड्वेन डांटिस ये है, इसको तो मैं प्रोटेक्ट करने गई थी एज बॉडीगार्ड। अरे गेरमेन स्पैरो को मेरी क्या प्रोटेक्शन चाहिए थी? मैं सोच रही थी कि ड्वेन डांटिस कितना सिंपल सा आदमी है, इसके आसपास सब उसको धोखा देते रहते हैं, लेकिन ये तो सबका अब पपेट मास्टर है भाई। लिटरली भी वो मैरिनेट ही है। अब सीक्वेंस 4 चला गया, लेकिन सीक्वेंस 4 गया तो थोड़ी सीक्वेंस 5 नहीं है, वो तो है ही। सीक्वेंस 6, 7, 8, 9 सब है, क्लाउन है, सीयर है, सब है। वहां शाओ को थोड़ा बेवकूफ वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या सोच रही थी कि ये बेचारा आदमी है और ये क्या निकला। अब शाओ को यहाँ फोर्स पे गुस्सा आता है कि एक मिनट, जब तुम्हें पता था ये बात कि ये मिस्टर वर्ल्ड है, यही गेरमेन स्पैरो है, यही ड्वेन डांटिस है, तो बताई क्यों नहीं? एंड फोर्स मनी मन सोच रही थी कि यार मिस्टर वर्ल्ड के बारे में तो मैं ज्यादा बता नहीं सकती, मेरे को खुद डर लगता है उस आदमी से, पता नहीं उसको किस बात का बुरा लग जाए और मेरे को निपटा दे। अब क्योंकि फोर्स और शाओ एक दूसरे को देख रही थी ऐसे करके, तो यहाँ पे मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट जो है वो रियल वर्ल्ड में एक दूसरे को जानती हैं। ये बात क्लब में सभी लोग नोटिस कर लेते हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अपना मून और सन। इन दोनों को किसी बात से कोई मतलब नहीं, ये लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। कहा था ना आज बहुत टू एंड फ्रो होने वाला है मीटिंग में, सब एक दूसरे पे बस नजर डाल रहे हैं, बहुत जजमेंट हो रहा है, जैसे आंटी लोग देख के तुम्हें जज करती है ना, ठीक वैसे ही। और ऑड्री तो सभी बात समझ जाती है, वो तो स्पेक्टेटर है भाई, सब समझ गई कि ओ लगता है ये शाओ भी पहले ड्वेन डांटिस से इंटरेक्ट कर चुकी है, तभी वो इतना शॉक में जा रही है। एंड ऑड्री ये भी समझ गई कि शायद मेरे को बोलना नहीं चाहिए था ड्वेन डांटिस का नाम, गलती कर दी क्या मैंने, तो थोड़ा सा एम्बैरस भी होती है ऑड्री, सॉरी। तो लेकिन फिर भी वो सोचती है नहीं, मिस्टर वर्ल्ड गुस्सा तो नहीं दिख रहा मेरे बात से, तो जो भी मैंने बोला ठीक ही है। लेकिन ऑड्री थोड़ी सी तो गलती कर दी है, उसे शायद ड्वेन डांटिस वाली बात बोलनी नहीं चाहिए थी। तो इससे पहले मिस्टर वर्ल्ड कुछ बोलता, ऑड्री खुद ही बोल देती है कि देखो इनकेस ये तुम सोच रहे हो कि ये सब ड्वेन डांटिस सब एक ही आदमी है, तो ऐसा नहीं है। ड्वेन डांटिस एक्चुअली में एक पब्लिक आइडेंटिटी है, ठीक है। कभी कभी वो मिस्टर वर्ल्ड होगा, कभी कोई और हो सकता है इस क्लब का मेंबर, मतलब हम लोग नहीं, कोई और जो मिस्टर फूल के ब्लेसेड हैं वो लोग। तो हाँ, ड्वेन डांटिस कोई सिंगल इंसान नहीं है। और ये सुन के लेनर्ड को फाइनली रिलीफ मिलता है कि हाँ, क्लाइन मोरेटी ड्वेन डांटिस नहीं है, उसका रूप क्लाइन मोरेटी भी ले सकता है, लेकिन मैं जिसको देखा था वो कोई और था, बहुत पुराना अनडाइंग क्रीचर।
तो ग्रे फॉग के ऑरा के कारण पहले ज़ोरास्ट को दिख गया था, बट हाँ लेनर्ड जो सोच रहा है अच्छी बात है। तो सभी ने मिस जस्टिस के एक्सप्लेनेशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर लिया और मिस्टर वर्ल्ड भी मनी मन सोचा कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही बोल दिया ये सारी बात, नहीं तो मैं टेंशन में आ गया था कि अब मैं क्या जस्टिफाई करूं। अब किस समय कौन ब्लेसेड रहता है ये बात छोड़ो, वो बाद में सोचा जाएगा। कभी अजिक भी हो सकता है, पता नहीं, वो भी शायद ड्वेन डांटिस बन के घूमता हो, है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है बेटा लेनर्ड, क्लाइन ही घूमता है, तुम सबको बड़गला दिया वो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। खैर यहाँ मिस्टर वर्ल्ड कहते हैं कि हाँ जो ऑड्री कह रही है वही बात सही है, और मैं तुम सभी लोगों को, जो लोग भी इस मीटिंग में, सबको मैं बता दूं कि जब सही वक्त आएगा ना तो शायद कुछ ऐसे मामले होंगे जहां आप सबकी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये बोल के वर्ल्ड जो है ना वो जस्टिस, मैजिशियन, जजमेंट, स्टार, मून, मतलब सब पे अपनी नजर घुमाता है, डिपिक्टिंग कि हाँ उन सब की हेल्प चाहिए होगी मुझे। और इससे सब समझ गए कि एक मिनट, मिस्टर वर्ल्ड यानी गिरमिन स्पैरो बैकलैंड में कुछ करने का प्लान कर रहा है। एंड यूजुअली जो गिरमिन स्पैरो वो अपना सब कुछ खुद से करता है, लेकिन इस बार वो हमें भी इन्वॉल्व करेगा, यानी हम सब कलेक्टिवली एक मिशन पे जाने वाले हैं। क्या अब ऑर्डर ये सुन के बड़ा खुश हो जाती है कि चलो भैया मिस्टर वर्ल्ड के साथ कुछ मिशन करना पड़ेगा, मजा आएगा। लेकिन एल्गर अपना केयरफुल रहता है, वो थोड़ा डरने लगा, भाई अगर मिस्टर वर्ल्ड को हम सब की मदद चाहिए तो मिशन कितना टेंशन वाला होगा पता नहीं है, मिशन में जाना होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे ऑड्री के मन में भी एक चिंता थी कि बैकलैंड में मासूम लोगों को इस मिशन से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है मिस्टर वर्ल्ड जो है ना, भले ही ऐसे गिरमिन स्पैरो में बहुत रूथलेस है, लेकिन एज ड्वेन डांटिस कितना सॉफ्ट इंसान है, राइट? तो वो ऐसा कोई काम करेगा नहीं जिससे लोगों को टेंशन हो सकता है मिशन कहीं आउटस्कर्ट्स वगैरह में होगा। वहीं मिस्टर मून की बात की जाए, वो भी टेंशन में है कि भाई मिशन होगा, पता नहीं किस तरह का होगा। अब क्योंकि मिशन की बात हो रही थी और सबसे ज्यादा टेंशन में एल्गर था, तो एल्गर का सोर्सेज हम सबको पता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इंस ज़ैंगविल कोई है वो खत्म हुआ है, और वो कौन है। तो एल्गर सोचता है कि इसी से रिलेटेड कुछ मिशन तो नहीं है। तो एल्गर कहता है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि चर्च ऑफ एवरनाइट का जो गद्दार आदमी था ना, आर्च बिशप इंस ज़ैंगविल, वो वेस्ट बैलम में खत्म हो गया, लेकिन वो डेमीगॉड बन चुका था और उसके पास एक कोई सील्ड आर्टिफैक्ट भी थी, मतलब वो भी ग्रेड 0 की, शायद 0-08 हो सकता है, क्योंकि उसको ही इंस ज़ैंगविल ने चुराया था। तो उसके बाद भी उसे खत्म कर दिया गया, मतलब कुछ तो खतरनाक हुआ है वेस्ट बैलम में। अब वहां कौन लड़ा, किसने किसको मारा, ये एल्गर को नहीं पता था। तो एल्गर कहता है ये सब मेरे को नहीं पूछना, बस मेरे को एक चीज पता है कि बैटलफील्ड को चर्च ऑफ एवरनाइट ने ही क्लियर किया था। अब लेनर्ड तो इस बैटल में खुद था, राइट? तो लेनर्ड सोचता है ये जो हैंगमैन बंदा है इसके पास इन्फॉर्मेशन खूब रहती है, लिटरली बैटल कुछ समय पहले हुआ, इसको सब पता है क्या हुआ वहां, कैसे हुआ। वहीं कैटलिया, ऑड्री या बाकी जो है फोर्स, इन लोगों को तो कुछ नहीं पता था, शाओ इन लोग को या मून, इन लोगों को कुछ पता था नहीं, सन को तो मतलब भी नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई लगता है कुछ भयानक हुआ जो कि हम लोग को अब पता चल रहा है। मतलब इस मामले में डेमीगॉड है, आर्च बिशप जो कि चर्च ऑफ एवरनाइट को धोखा दिया था, 0-08 है, काफी इंपॉर्टेंट भारी बात हो रही है इधर। पता ऑड्री का या बाकियों का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो वो लोग थोड़ा चिल थे, बस क्यूरियस थे कि आखिर हुआ क्या वहां। तो सब सोच रहे हैं इस बारे में क्या है कैसे, और तभी मिस्टर फूल जो है वो टेबल के सरफेस पे नॉक करते हैं। मिस्टर फूल यानी क्लाइन को ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो है ना सभी मेंबर्स को वार्न करने की जरूरत है। मिस्टर फूल कहते हैं, मतलब अपने शार्टलन वे में नहीं होता है, थोड़ा सा यूनिक वे में, कि आने वाले सालों में वक्त की लहरें आने वाली है, बदलने वाली है। और ये सुनकर सभी मेंबर जो ऐसे थोड़ा बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, हाँ कुछ हुआ होगा, सब एकदम सीधा हो गया, भैया कुछ तो बात है, मिस्टर फूल बोल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। अब मिस्टर फूल की बात सुनकर सब सोचने लगते हैं कि वक्त इस नतीजे में, मतलब जो भी कुछ हुआ है उस नतीजे की वजह से वक्त बदल रहा है, लहरें बदल रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? मतलब क्या इंस ज़ैंगविल का मामला किसी चीज की चाबी थी क्या? हालांकि इसमें ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट शामिल है, ठीक है, क्योंकि एल्गर ये न्यूज शेयर किया, वो खुद भी ये बात बताया था। बट मिस्टर फूल इस बात पे इतना जोर देंगे ये एल्गर भी नहीं सोचा था। एल्गर बस एक न्यूज बताया और मिस्टर फूल भी इस बात पे बोल रहे हैं, यानी कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। एल्गर को भी लगता है चलो भैया कुछ तो अच्छा बताया मैंने। अब लेनर्ड जो कि इस फाइट में था वो तो सब कुछ देखा था, बट स्टिल लेनर्ड सोच रहा है कि एक मिनट, जो वहां हुआ वो सिर्फ इंस ज़ैंगविल को खत्म करना ही नहीं, बल्कि वहां कुछ और भी भयानक हुआ जो मैं समझ नहीं पाया हूं शायद, जो कि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना होगा, इस मीटिंग में बातें क्या चलती है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मिस्टर फूल देखते हैं सब एकदम क्यूरियस है, सब कंफ्यूज्ड है क्या बात बोले। मिस्टर फूल कहते हैं चलो मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ क्या है। सिंपल बात यह है कि एडम जो है वो डिवाइन बनने के एक कदम और करीब है, यानी कि एडम लिटरली एक गॉड बनने वाला है, उसके नजदीक पहुंच चुका है। अब ये सुनते ही टैरो क्लब के हर एक मेंबर का दिमाग जो है ना एकदम फट ही गया कि एडम गॉड बनने वाला है क्या सीक्वेंस 0। लेनर्ड को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स, जिसमें शाओ भी शामिल थी, जिसे द म्यूजिशियन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता दिए थे कि एडम कौन है, एमॉन कौन है, तो ये सब पूरी तरह से शॉक में थे, राइट? लेकिन एडम को अपना लेनर्ड नहीं जानता है, वो शॉक में नहीं था। हाँ, एमॉन बोलता तो लेनर्ड की भी फटती, लेकिन एडम से वो कुछ डर नहीं रहा था। अब लेनर्ड को कौन बताए कि एडम एंशिएंट सन गॉड
गॉड का बेटा है लिटरली, ठीक है, सिटी ऑफ सिल्वर के जो क्रिएटर थे उनका बेटा है, ब्लास्फेमर एमोन का भाई। शक है कि वो 8 किंग ऑफ एंजल्स में से एक है और ये मिथिकल फिगर जो कैटलिसिज्म से पहले मौजूद था वो एक बार फिर रियल वर्ल्ड में एक्टिव हो गया। दिखता नहीं है वो, आ गया, बहुत बड़ी बात है। आया सो आया, डिवाइन बनने के एक कदम करीब है, सीक्वेंस 0 पहुंचने वाला है। एंड एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड का पैदा होना खुद में बहुत बड़ी बात है। लाइक 5th इपॉक में कोई गॉड नीचे आते नहीं, कोई गॉड पैदा होते नहीं, लेकिन यहाँ भी एक ट्रू गॉड पैदा हो सकता है। सोच के देखो, बड़ी बात है कि नहीं? तो क्या ये जो एडम है वो इस एपॉक का पहला ट्रू गॉड होगा? देवताओं के रियल वर्ल्ड में उतरने पर पाबंदी के बाद ये यकीन करना मुश्किल है कि एक सीक्वेंस 0 अभी भी दिखाई देगा। अभी मिस्टर फूल कह रहे हैं कि अब वक्त बदल जाएगा। जो भी इन ज़ांगविल के साथ वहां हुआ उस इवेंट के बाद वक्त बदलेगा, समय की लहरें अब पलटेंगी, बदलेंगी, क्योंकि भैया एक नया गॉड आने वाला है हमारे बीच। अब कैटलिया के मन में भी बिखरे थॉट्स आ रहे थे और उसने अचानक रियलाइजेशन करती है वो, एज इफ वो उन लहरों को देख सकती है जो एक इपॉक के खत्म होने के निशान होती हैं। उसने इंग्रेडिएंट जमा कर लिए थे और वो सीक्वेंस 4 रिचुअल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। उसे लगा कि वो जल्द ही डिविनिटी हासिल कर ले, एग्जिस्टेंस अपना बदल देगी, मतलब सब कुछ डेमीगॉड बन जाए, वरना चीजें बदलने वाली हैं, पावरफुल होना जरूरी है। हाँ, कैटलिया के पीछे क्वीन मिस्टिक भी है ना, तो उनसे ही फेस टू फेस बात करके बहुत चीजें वो कंफर्म कर सकती है। नाउ फॉर्स, शाओ और बाकी मेंबर्स के रिएक्शन अलग अलग थे। एक तरफ वो इस बात के शौक में थी कि एडम डिविनिटी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 5th इपॉक में ऐसी किसी चीज की उम्मीद की ही नहीं थी। दूसरी तरफ वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को लेकर चिंतित थी। आखिरकार चाहे सैंगुइन का एमलिन हो या लियोन किंगडम के अपर क्लास में रहने वाली ऑड्री, सभी 5th इपॉक में रहते थे, एक ऐसी सिचुएशन में जिसका फाउंडेशन 1000 साल से ज्यादा पुराना था। उनके अंदर ट्रू गॉड्स के खिलाफ किसी भी तरह की गलत बात सोचने की हिम्मत नहीं थी। ट्रू क्रिएटर जैसे इविल गॉड्स के सामने भी उनका गहरा डर और ऑ महसूस, मतलब वो करते थे डर महसूस, और वो मानते थे कि भैया वो लेवल पे है, भले उसको हम लोग फेक गॉड, ये ट्रू क्रिएटर गंदी गंदी बात बोल देते हैं क्योंकि वो हमको गंदी गंदी बात सुनाता है, लेकिन है तो भैया वो गॉड, सामने आ जाए तो फट जाएगी। इसलिए किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था बेसिकली कि एक नया गॉड हमें दिखने वाला है, वही 5th इपॉक के अंदर। अब इन सब की नजरों में दो फूल जो है वो एक रीअवेकेंड एंशिएंट गॉड जैसे थे, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो शुरुआत में सीक्वेंस 0 के थ्रोन पे बैठा हुआ होगा और डिवाइन भी बना होगा, बट देन किसी तरह डाउनफॉल हुआ, पता नहीं, जो भी है गॉड है नहीं है, लेकिन हाँ डिविनिटी इसको तो मिली होगी, ये फूल, तभी इनके टैरो क्लब गैदरिंग में हम आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डेरिक। वो एक्साइटेड था कि भैया एक और गॉड आएगा, शायद हम लोग को वो मदद करे सिटी ऑफ सिल्वर को बचाने में। कोई नहीं करने वाला तुम्हारा मदद, ठीक है, मदद करेंगे तो मिस्टर फूल ही। बट लेनर्ड को बैटलफील्ड में एक बात दिखी थी कि क्लाइन के सामने एक बंदा आया था, ठीक है, एकदम उजला उजला सा, 008 को उठा के भागा था, क्या वही एडम था? तो ऐसा में लेनर्ड सोच ही लेता है कि मतलब ये एडम है कौन? सोच रहा था मैं, उसके बारे में सुना नहीं हूँ, कोई बिग शॉट है क्या? तो इसी कंफ्यूजन में लेनर्ड था, लेकिन तभी जो वर्ल्ड है अपना गेरमैन स्पैरो, वो स्टार यानी लेनर्ड की तरफ देखता है और सीधा कहता है कि देखो ये एडम जो है वो एंशिएंट सन गॉड का बेटा है और ब्लास्फेमर एमोन का भाई है। अब जैसे ही एमोन का नाम सुना लेनर्ड वो उछल गया अपने सीट पे, गाड़ी भैया पहले बताना था एमोन का भाई है। अरे ये सब बातें पहले बताया करो, इतनी लेट नहीं। मैं सोच रहा था ऐसे ही कोई है भैया, अब मेरी फटके 4 हो गई। अब मैं जब पहले ज़ोरोआस्ट्र को ये बात बताऊंगा उसकी फटके 8 हो जाएगी, समझ रहे हो बात? तो वो कोट कहते हैं ना, 2 भाई दोनों तबाही। हाँ, ये है एडम और एमोन, 2 भाई दोनों तबाही, ठीक है, दोनों सीक्वेंस 1 पे बैठे हुए हैं, सीक्वेंस 0 बनने की कोशिश में है। एनीवेज, तो वर्ल्ड यहाँ कहता है कि अब तो कंफर्म हो चुका है कि एडम 8 किंग ऑफ एंजल्स में से एक है, जिसे एंजल ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। एंजल ऑफ टाइम एमोन के बराबर है, शायद उससे पावरफुल भी हो। इन ज़ांगविल को टारगेट करने का रीजन 0-08 हासिल करना था, ताकि वो डिवाइन बनने का अपने रास्ते को मतलब पूरा कर सके, उसके एक कदम और आगे जा सके। और उसका प्लान सफल भी रहा, वो 0-08 को उठा के निकल लिया। अब ऑर्डर इस बात को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि समझ रहे हो ना, स्पेक्टेटर पाथवे से ही चीजें रिलेटेड है। एंड ऑड्री तुरंत इसे ड्रैगन किंग एंकलवेल्ट के टाइटल ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन से कनेक्ट कर लेती है, और वो बहुत पहले से जानती थी कि माइंड ड्रैगन स्पेक्टेटर पाथवे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेनर्ड डर तो चुका ही था, वो भी बाकियों की तरह, लेकिन लेनर्ड के मन में एक और मतलब क्वेश्चन था। बेसिकली वो किंग ऑफ एंजल्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा था, लेकिन लेनर्ड को पूछने में भी शर्म आ रही है कि भैया मैं क्या पूछूं, यहाँ सब मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। तो लेनर्ड मनी मन सोच रहा था बुड्ढे से पूछ लूंगा, मैं जो पहले ज़ोरोआस्ट्र ना मीटिंग खत्म होगा उससे पूछूंगा सब बात। अब एल्गर जो कि सबसे स्मार्ट है, हम ये सब मानते हैं इस बात को, वो तुरंत वर्ल्ड की तरफ देखता है और कहता है कि मिस्टर वर्ल्ड, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे वहां जितने कांड हुए हैं, एडम उठा के गया 0-08 और जो कुछ भी हुआ इन ज़ांगविल खत्म हुआ, उसमें आप भी वहीं पे मौजूद थे और सब चीज देख रहे थे। अब जैसे ही एल्गर ये कहा, सब लोग जो एकदम सीरियस हो गए, वर्ल्ड की तरफ देखते हैं, क्या आप थे वहां? बताओ भाई, वहां थे तो बताओ डिटेल्स, थोड़ा सा कुछ तो बताओ। इसके बाद गेरमैन स्पैरो बस हंसता है, मतलब द वर्ल्ड हंसता है। फिर वो लेनर्ड की तरफ देखता है मीटिंग में और कहता है कि इन ज़ांगविल को मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर खत्म किया है।
आई वॉज द वन who hunted the demigod in Zangwill। अब ये सुन के कैटलिया का दिमाग उड़ जाता है पूरी तरह से, मतलब सबका हो रहा है लेकिन कैटलिया का सबसे ज्यादा, क्योंकि कैटलिया समझती थी कि इन Zangwill एक डेमिगॉड है। और सीक्वेंस 5 और सीक्वेंस 4 के बीच ना जमीन आसमान का फर्क होता है मित्रों। नॉट टू मेंशन उसके पास एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था। तो गेडमिन स्पैरो का एडमिरल है लडवेल को मारना ठीक है, मान सकते हैं, वो भी सीक्वेंस 5 था, मार सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड को खत्म करना भैया ये मैं नहीं मान सकती। ये कैसे कर दिया ये, मतलब एक सीक्वेंस 5 ना मान के चलो उसके सामने एक बहुत घायल डेमिगॉड पड़ा हुआ है ना, तो भी सीक्वेंस 5 को बहुत सारे कोइंसिडेंसेस चाहिए होंगे तब जाके शायद वो उस डेमिगॉड को हरा पाए, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस 5 होके सीक्वेंस 4 वाले खट्टे खट्टे डेमिगॉड को खत्म कर दिया, जबकि उसके पास 0-08 था। भैया ये मैं नहीं मान सकती, नहीं मानेंगी मैं। लेकिन ऑड्री समझ गई खेल क्या हुआ होगा, और वो तुरंत मिस्टर वर्ल्ड से पूछती है, मिस्टर वर्ल्ड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप डेमिगॉड बन चुके हो। मिस्टर वर्ल्ड इसका सीधा जवाब नहीं देता है, बस वो कहता है कि फ्यूचर में आप सबको डेमिगॉड से जुड़े मामले में कभी मदद चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हो, इंडिकेटिंग कि हाँ मैं डेमिगॉड बन चुका हूँ। और ये सुनते सभी मेंबर्स एकदम शॉक में चले गए थे, क्योंकि उनको ही पता था 3-4 महीने पहले तो ये सीक्वेंस 5 पे आया था, भैया ये डेमिगॉड भी बन गया, कितना जल्दी एडवांस कर रहा है ये। हाँ तो अब कैटलिया को समझ में आने लगा कि नहीं, डेमिगॉड बन गया होगा तब तो ये डेमिगॉड को मार सकता है, क्योंकि ये जो गेडमिन स्पैरो है वो हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर को हंट करता है, तो ये कर सकता है। अब कैटलिया को कौन बताए कि डेमिगॉड बनने से पहले ही क्लाइन एक्चुअली में इन Zangwill को हंट किया है, ठीक है। क्लाइन मामूली बंदा नहीं है, ऐसे ही मिस्टर फूल बन के नहीं बैठा। बट अब शॉकिंग बात तो है कैटलिया के लिए भी, क्योंकि सीक्वेंस 5 उसके सामने ही क्लाइन हुआ था, याद है कि नहीं। और सीक्वेंस 4 वो लिटरली 3 महीने में पहुंच गया है 5 से, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और वो बैटल ऑफ गॉड्स के बीच में गया जहां एडम भी आया था, वहां से जिंदा बच के निकल गया है, जिंदा सिर्फ नहीं बचा, मार भी दिया जिसे उसे मारना था। कैटलिया खुद को भी यहाँ काइंड ऑफ जज कर रही थी कि मैं सीक्वेंस 5 पहुंचे में ना 7 से 8 साल लगा दी थी, भैया इसको देखो 5 से 4 3 महीने में पहुंच गया। मतलब हम लोग तो बस मजाक हैं, मिस्टर फूल के जो ब्लेसेड होते हैं ना, जैसे ये मिस्टर वर्ल्ड, यही लोग असली लाइफ जी रहे हैं। और कैटलिया को कहीं ना कहीं अर्जेंसी भी फील हुई, इनफैक्ट सभी को टैरो क्लब में अर्जेंसी फील हुई कि हम लोग को भैया पावरफुल बनना है, देखो हम लोग के सामने एक डेमिगॉड बैठा है। अब डेरिक जो है अपना लिटिल सन, वो तो ज्यादा ये सब बात सोचता नहीं, बस वो इतना सोचा था कि भैया मिस्टर वर्ल्ड जो है ना यही मेरे अब से गार्डियन, माई बाप से मेरे यही हो गए, क्योंकि भैया ये बन गए बहुत पावरफुल, मेरे आइडियल मिस्टर वर्ल्ड। ऑड्री डर भी रही थी, खुश भी हो रही थी, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो ड्वेन डांटे से मिलेगी, तो वो बेसिकली एक डेमिगॉड से मिल रही है, जो कि अच्छी बात है और डर की भी बात है, क्योंकि भैया इसके आगे पीछे कुछ करने का नहीं, वरना मेरे को भी निपटा देगा ये। वैसे अगर आपको याद हो तो ऑड्री और अपने जो मिस्टर वर्ल्ड हैं उनकी एक साइकेट्रिक सेशन भी हुई थी बुक 5 के स्टार्ट में ही, पिछली वीडियो में ही। तो ये सोच के ऑड्री सोचने लगती है, एक मिनट कहीं सीक्वेंस 4 बनने और गॉडहुड हासिल करने के बाद जो अपने मिस्टर वर्ल्ड हैं वो रियलिटी को और ज्यादा पेनिट्रेट कर पाए, ऐसा कुछ है क्या। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत लंबे समय से शायद सो रहा था, उसके फैमिली मेंबर्स गुजर चुके थे, जिसने उसे अपने गोल्स जिसके कारण उसने अपने गोल्स खो दिए। तभी मिस्टर वर्ल्ड थोड़ा सा करप्टेड नहीं, मतलब उसका मेंटल कंडीशन थोड़ा सा खराब हो गया था, इसी बात को शायद सोच के। तो हाँ, ये ऑड्री थोड़ा सा दिमाग लगा रही है। ऐसे ऑड्री थोड़ी सी जेलस भी थी कि मिस्टर फूल का ब्लेसेड है ना वर्ल्ड, इसलिए इतनी जल्दी एडवांस कर रहा है, मैं भी ब्लेसेड होती तो मैं भी जल्दी एडवांस करती, मिस्टर फूल मेरे को अपना ब्लेसेड क्यों नहीं बना लेते। और एल्गर जो कि अपना सबसे स्मार्ट है भैया, उसके अंदर जेलसी भी सबसे ज्यादा है, वो भी बहुत जेलस था मिस्टर वर्ल्ड से कि यार ये एक टाइम पे मेरे से पीछे लगता था, पता नहीं अब ये मेरे से आगे तो है ही, मेरे से पावरफुल तो मैं मान लिया था बहुत पहले, लेकिन अब तो ये डेमिगॉड बन गया, मैं पीछे ही रह गया, अभी तक मैं पहुंच नहीं पहुंचा रहा हूं। बट ओवरऑल अगर आप इस सिनेरियो को देखो तो सभी लोग एक बात समझते हैं कि 0-08 का जो मामला हुआ इन Zangwill का, इसमें मिस्टर फूल भी ध्यान दे रहे हैं, वही वर्ल्ड को भेजे होंगे, यानी कि ये किसी बड़े चीज से कनेक्ट होता है और हम लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट लोगों के मन में तो ये भी थॉट आ रहा था कि कहीं एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम है और मिस्टर फूल, ये दोनों मिलके ये प्लान किए थे क्या, इनका म्यूचुअल प्लान था क्या, ये दो मिथिकल फिगर्स है ये दोनों, राइट, जो कि कैटाक्लिज्म से पहले मौजूद थे। मिस्टर फूल नहीं है, लेकिन ये लोग मानते हैं कि वो हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मिस्टर फूल जाग रहे हैं और दूसरा जो एडम है वो एक्चुअली एडवांसमेंट करना चाहता है, एक गॉड बनना चाहता है। तो दोनों ने छुपकर एक साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया। ये सब एल्गर स्पेसिफिकली सोच रहा है, और एल्गर के दिमाग में एक और आइडिया आता है, जब एडम ने 0-08 हासिल कर लिया और डिवाइन थ्रोन का दरवाजा खोल दिया, तो मिस्टर फूल का क्या हुआ, इस मामले में उन्हें क्या फायदा हुआ होगा। सबकॉन्शियसली एल्गर ने अपनी बॉडी घुमाई और ऑनर की सीट को देखने के लिए अपना सर हल्का सा झुकाया। वो देखता है कि भैया एक नया ब्लास्फेमी कार्ड वहां कोना में रखा हुआ है। एक मिनट, क्या मिस्टर फूल और एडम के बीच यही डील हुआ था कि एडम आएगा 0-08 को लेके जाएगा और मिस्टर फूल जो है वो ब्लास्फेमी कार्ड ले लेंगे जो इस बैटल से निकला। देन एल्गर ऑड्री की तरह ये भी नोटिस करता है कि मिस्टर फूल भी थोड़े से अब रिजुविनेटेड, थोड़ा सा लग रहा अवेकन हो गए हैं, पूरा मतलब स्पेस में काइंड ऑफ घुल गए हैं।
तो कहीं ना कहीं मिस्टर फूल को भी इस लड़ाई में फायदा तो हुआ है। शायद उनका जो वापस आना है रियल वर्ल्ड में वो चीज कहीं ना कहीं पॉसिबल हो रहा है। हाँ, एल्गर तो अब श्योर हो गया कि मिस्टर फूल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम है, ये दोनों मिलकर इंस जैंगविल को खत्म किए हैं। दोनों का ये साथ में साझा हुआ प्लान था, जिससे एडम गॉडहुड के एक कदम और नजदीक आ गया है और अपने जो गॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मिस्टर फूल, वो रियल वर्ल्ड में एक कदम और आ गए हैं। और नॉट टू मेंशन कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी वो तो मिल ही चुका है, उसके बेनिफिट्स भी उन्हें मिल रहे हैं। और इसी कारण से टाइम्स विल चेंज, क्योंकि मिस्टर फूल डिसेंड करने वाले हैं और एडम गॉड बनने वाला है। तो ये बात है। अब हाँ, एडम गॉड बनने वाला ये सही बात है, लेकिन मिस्टर फूल तो वही मिस्टर वर्ल्ड है, कौन बताए नहीं ये बात। ओवरऑल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का मिलना, मिस्टर वर्ल्ड का एडवांसमेंट होना, इंस जैंगविल की मौत, एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के को मतलब डिविनेशन की तरफ जाना, ये सब एक हफ्ते में हुआ है। तो मिस्टर फूल का ही ये सारा कुछ प्लान था, वही अपने ब्लेसेड को वहां भेजे थे, सब कुछ उसी तरह से हुआ है। एटलीस्ट यही बात सारे मेंबर्स सोच रहे हैं। और हाँ, नए कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का मिलना और मिस्टर वर्ल्ड के मेंटल स्टेट में एबनॉर्मैलिटी का आना, ये दोनों एक ही मामले के दो अलग अलग रिजल्ट्स हैं। ये बात ऑड्री समझ गई, क्योंकि मेंटल स्टेट का थोड़ा सा डिक्लाइन होना ये ऑड्री ही जानती है, बाकी लोग नहीं जानते। वही लेनर्ड, जो कि इस लड़ाई में लिटरली था, वो अब यकीन करने लग गया था कि इंस जैंगविल का जो मामला था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसे बस लगा कि हम लोग बदला ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वहां तो एडम भी पहुंचा, वो गॉडहुड की तरफ बढ़ गया। और ऐसे भी 0-08 कितना भी पावरफुल या स्केरी क्यों ना हो, ये ब्लास्फेमर के बराबर नहीं हो सकता एमॉन के बराबर, क्योंकि एडम और एमॉन शायद मतलब दोनों एक लेवल पे हैं और ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेनर्ड ये भी सोचता है कि जो इविल स्पिरिट क्लाइन ने अंडरवर्ल्ड में खींची थी वो शायद सिंपल नहीं है। डेफिनेटली ऐसी चीज है जिसे सिर्फ हंटर पाथवे से होना कहकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इंस जैंगविल के मामले में क्लाइन का पार्टिसिपेट करना सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं, बल्कि मिस्टर फूल के ऑर्डर्स की वजह से भी था। ये सब सोचकर लेनर्ड रिलीव्ड भी फील कर रहा था कि अच्छा हुआ मैं भी टैरो क्लब ज्वाइन कर लिया, वरना मैं एक ऐसा बेवकूफ इंसान था ना जिसको कुछ समझ नहीं आता था। टैरो क्लब ज्वाइन करने के बाद जो ना मेरा दिमाग खुल रहा है। वैसे लेनर्ड ये भी सोचता है ना कि देखो, लेनर्ड के साथ एक बुढ़ा रहता है पहले, ज़ोरोआस्ट्र, जो कि ऑफ कोर्स उससे ज्यादा पावरफुल है, अभी उसकी हालत खराब है, तो उसका रियल मोटिव क्या है ये लेनर्ड को नहीं पता। तो लेनर्ड हमेशा डरा तो रहता था मन में कि ये बुढ़ा कभी जो है ना मेरे बीच में ना बोल दे, मेरे को ना पलट दे बुढ़ा, ठीक है। बट अब लेनर्ड को थोड़ा चिल हो गया था कि चलो अब मैं टैरो क्लब में आ गया हूं ना, तो ये बुढ़ा भी हिम्मत नहीं करेगा मेरे को डबल क्रॉस करने का। कुछ हुआ तो मिस्टर फूल की मदद ले लूंगा मैं, क्योंकि ये लोग लिटरली फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड, 0-08 गॉडहुड, इस सब की बात करते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं इनके सामने। एनीवेज, वर्ल्ड यहाँ फिर से बोलना शुरू करता है और वो कहता है कि एडम ने शायद एक बहुत सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है और ये सीक्रेटली टाइम के डेवलपमेंट को स्टीयर कर रही है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जिन्हें तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। वो एक के बाद एक मामले की प्लॉटिंग करते रहते हैं। साथ ही यहाँ से जाने के बाद एडम का नाम मत लेना या लिखना तक नहीं, ठीक है, उसके टाइटल समेत तो बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजों के बारे में तुम सोचने की भी कोशिश मत करना इस ग्रे फॉग से निकलने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसका तुम कोई भी मेंशन करोगे, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका ही मेंशन करोगे, उसे पता चल जाएगा। तुम उसके बारे में जितना जानते हो उतना ही वो तुम्हारे बारे में जान सकता है। और ये पावर देखा जाए तो किसी न किसी हद तक 0-08 के जैसा ही है। अब मिस्टर वर्ल्ड के डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद ऑड्री ने तुरंत याद किया कि उसने मिस्टर फूल से उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था। ऑफ कोर्स उसका नाम है ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर। इससे वो जल्दी ही एक थियरी पे पहुंच गई। किंग ऑफ एंजल्स एडम ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर का लीडर था। जी हाँ, एंजल ऑफ इमेजिनेशन स्पेक्टेटर पाथवे का एक मेंबर था। ऐसा ही 0-08 के लिए भी था। इसलिए any mention of it will be known, ये बात क्लियर कट है। ऐसा ही द मोर यू नो ऑफ इट द मोर इट नोज अबाउट यू, ये भी काइंड ऑफ एक पावर है इसी स्पेक्टेटर पाथवे की हायर सीक्वेंस की। ऑर्डर भी खुश हो रही है, बढ़िया है, मेरे को भी ये पावर मिलेगी जब मैं हाई सीक्वेंस पे आऊंगी। अब एल्गर भी इस सारी बात को सुना है, उसका दिमाग तो तेज चलता है। वो भी सोचता है कि हाँ, एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन, तो क्या इसका मतलब है कि ड्यूक नीगन की असैसिनेशन के पीछे का ऑर्गेनाइजेशन किलिंगॉस के पीछे के बैकर किंग ऑफ एंजल्स एडम द्वारा सेटअप किया गया था। एल्गर पहले कुछ हद तक इनलाइटेंड हुआ, फिर उसका चेहरा उतर गया। उसने शक करना शुरू किया कि जो प्रिमिटिव आइलैंड उसने पहले एक्सप्लोर किया था वो इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि किलिंगॉस ने एक बार उस प्रिमिटिव आइलैंड के अंदर तक सफर किया था और कुछ आइटम्स डिस्कवर किए थे। इसके अलावा आइलैंड के फाइनल डिसअपीयरेंस ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की पावर से मिलता जुलता है, जैसा द सन ने डिस्क्राइब किया था। और उसने गहरा रिलेशन किया कि मिस्टर फूल का एंजल ऑफ इमेजिनेशन के साथ कोऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब वो और गिडमैन स्पैरो उस प्रिमिटिव आइलैंड पे गए थे। उसे इस बात पर और यकीन था क्योंकि उस आइलैंड के रुइन में एग्जिस्टेंस के अवेकेंड होने के बाद सिर्फ एक चीज हुई थी, एंड वो थी मतलब एक साई सुनाई दी थी, राइट। उसे और गिडमैन स्पैरो को वहां से निकलने से नहीं रोका गया था। तो हाँ, मिले हुए मिस्टर फूल लगता है एडम के साथ। फोर्स भी इन्हीं सारी बातों को सोच रही है कहीं ना कहीं, एंड शाओ को भी मतलब वो वॉर्न पहले ही कर चुकी है ये सब, तो ये लोग तो नहीं ही मेंशन करेंगे।
दैट इज समथिंग वी नो। लेकिन फॉर्स एक्चुअली में एडम का नाम रियल वर्ल्ड में ले चुकी है, राइट? तो वो एकदम हिचकिचाते हुए, कांपते हुए कहती है, मैं तो ये गलती कर चुकी हूँ, नाम ले चुकी हूँ उसका पहले। ये सुनते कैटलिया उसको तुरंत शांत करती है, देखो देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत कम लोग एडम और एमॉन के बारे में जानते हैं, पर उनकी कमी नहीं है, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो जानते हैं। मैंने भी कई मौकों पर उसका नाम लिया है, तो टेंशन मत लो, नाम ऐसे ले सकती हो, बट इंपॉर्टेंट इफ यू से समथिंग तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, और तुम उसके बारे में जितना जानोगी वो तुम्हारे बारे में जानेगा, वो प्रॉब्लमेटिक है। एक बार नाम ले लिया तो चिल डाउन, डरने की उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ एक पल के लिए ऑब्जर्व करेगा एंड देखेगा मामूली से इंसान है, नजर अपना घुमा लेगा, तुम पे उतना वो इंपॉर्टेंस डालेगा नहीं। अब कैटलिया जब ये बात कह रही थी तो वो बहुत श्योर थी, क्योंकि देखो वो मोसेस एस्थेटिक ऑर्डर से भी जुड़ी है, जो कि नॉलेज का पीछा करते हैं, राइट? तो उनके लिए एडम की एग्जिस्टेंस कोई सीक्रेट नहीं है, वो लोग नॉलेज का पीछा करते हैं, तो नॉलेज से उन्हें ये बात भी नॉलेज मिल जाती है। लोग अक्सर एडम का मेंशन वहां करते हैं। वैसे इस वक्त जो है ना, कैटलिया का दिमाग कुछ और चल रहा था, वो इन सब लोगों से आगे सोच रही थी, और वो सोच रही थी कि एम्पायर रोजेल भी तो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे, तो क्या वो ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर किंग ऑफ एंजल एडम के ऑर्गेनाइजेशन को ही ज्वाइन किया था क्या? एनीवेज कैटलिया ये सब सोच रही होती है, और वो फॉर्स से कहती है कि देखो तुम जिस सीक्वेंस पे हो ना, उस लेवल पे उस तरह की नॉलेज की बात करना अजीब तो है, लेकिन अगर एडम थोड़ा और गहराई में जाए तो उसे पता चल जाएगा कि तुम अब्राहम फैमिली से जुड़ी हुई हो। वैसे इस बात को जानना काफी नॉर्मल है। जिस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है वो ये कि अब्राहम फैमिली से जुड़ी कोई भी बात, बड़ी बात में तुम एडम से सावधान रहना होगा, मतलब उनसे कुछ भी तुम ऐसा कर रहे हो तो, क्योंकि एडम का ध्यान तुम पे गया होगा, उतना ध्यान से तुम्हें देखा नहीं होगा, बट पता नहीं एडम कब क्या कर दे तो कोई नहीं कह सकता। फॉर्स मनी मन सोच रही है, ठीक है मैं उससे बचूं कैसे, नाम तो मैंने ले लिया है, मेरे पे उसकी नजर होगी। एवरीवन वाज लाइक, ये तो कोई नहीं जानता, तुम बस ध्यान रखो अपना, ठीक है चलो, थैंक यू फॉर द एनालिसिस, थैंक यू फॉर द नॉलेज, ध्यान रखूंगी। अब क्योंकि मिस्टर फूल इस बारे में कुछ कहते नहीं है, तो फॉर्स भी सोचती है कि मैम अर्मिट जो कही है ना, उस बात को ही मान लेते हैं, टेंशन वाली उतनी बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। मिस्टर फूल ये सोच रहे हैं कि जब कैटलिया एक्चुअली में टैरो क्लब के अंदर एडम का नाम ली थी, तब उसको नहीं पता था कि एडम का नाम नहीं लेना चाहिए, और नहीं उसे पता था कि टॉयलेट अर्मिट ऑर्डर से वो जुड़ा हुआ है। तभी जब वो ग्रोजेल्स ट्रेवल्स में गया और एस्थेटिक स्नोमैन से जाना कि एडम एंजल ऑफ इमेजिनेशन है, तब उसे इस पॉइंट की समझ आई और वो थियरी के साथ आया। मिस्टर डोर की वार्निंग एम्पायर रोजेल की डायरी से देखे और प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन मिलने के बाद उसे अंत में विभिन्न मेंबर्स को वार्न करने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा चर्च ऑफ स्टीम के आर्च बिशप ने जिस तरह कैजुअल तरीके से एडम का नाम लिया, उसे यकीन हो गया कि रियल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग एडम के बारे में जानते हैं और ये कोई टैबू नाम नहीं है। इसके अलावा एडम का जो नाम है एडम, शायद वो उसका पूरा नाम ना हो। तो हाँ, क्लाइंट कॉन्वर्सेशन को इस डायरेक्शन में मोड़ने के जल्दी में नहीं था, लेकिन वो इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों इस बात पे सभी लोग सोच रहे हैं टैरो क्लब में। अब मैं सबकी थॉट्स आपको नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। नाउ लेनर्ड जो ये सारी बात सुन रहा है, वो एक और बात सुनता है कि यहाँ एक अब्राहम फैमिली की भी मेंबर है, ठीक है, मतलब जो बैठी हुई है फॉर्स, वो है एक्चुअली में अब्राहम फैमिली की मेंबर। दरअसल लेनर्ड जो है वो पहले पैलेस जोरास को मेंशन करते हुए सुना था कि ये जो अब्राहम फैमिली है ना, उसकी फोर्थ एपॉक में बहुत हाई स्टैंडिंग हुआ करती थी। लिनर्ड के नॉलेज के हिसाब से फोर्थ एपॉक के टूडोर एम्पायर की मेजर नोबल फैमिलीज में से अब्राहम फैमिली रैंक 1 पे थी। ये लिटरली एमॉन फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एमॉन खुद ब्लास्फेमर, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स वो श्योर नहीं था कि एमॉन फैमिली में कोई और मेंशन थे या नहीं, कि वो पूरी तरह से गॉड के बेटे के अवतार से भरी हुई थी या नहीं, बट इतना वो समझ गया कि मिस मैजिशियन यानी जो फॉर्स है वो एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट मेंबर है अब्राहम फैमिली की। कितनी पावरफुल ये नहीं पता, इंपॉर्टेंट मेंबर ये पता है। मतलब इस टैरो क्लब में जो लोग बैठे हैं ना, किसी को भी हल्का मत समझो, उनके सीक्वेंस में मत जाओ, वो कहां से आ रहे हैं इस पे जाओ। क्या मैं जहां बैठा हूं यहाँ सारे हीरो ही बैठे हुए हैं? क्या ये प्रोटैगनिस्ट की गैदरिंग है और मैं भी अब एक प्रोटैगनिस्ट बन रहा हूँ? हाँ, लेनर्ड मिचेल नाम है मेरा, आई एम वेरी स्मार्ट। अब डेरिक भी इस पे सोच रहा है। डेरिक बस का छोटा सा उसका सोच है, वो ये कि वो एडम एमॉन के बारे में अपने चीफ को कैसे बताएगा। हाँ, बोल देगा कि ये दोनों क्रिएटर के बेटा है, ऐसा कुछ बोल सकता है अपने चीफ को, पता नहीं, शायद बोलना चाहिए ये बात। डेरिक ये भी सोच रहा है कि अगर सिटी ऑफ सिल्वर किसी बड़ी डिजास्टर में फंस जाए तो क्या मैं एडम का नाम ले लूं, क्योंकि वो मेरा नाम सुन लेगा, कहीं हमारी मदद कर दे। क्या एडम फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में आ सकता है? मतलब डेरिक का सोच घुमा फिरा के इसी बात पे जाता है कि ये हमारी बस मदद कर दो सिटी ऑफ सिल्वर की, टेंशन ना लो डेरिक, होगी मदद। अब इस सब के बीच वर्ल्ड फिर से कहता है कि हालांकि वॉर एंजल मेडिकी बहुत पहले मर चुका है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो सोल वो पीछे छोड़ गया था, वो सोरन और इनहॉर्न फैमिलीज के एंसेस्टर्स के सोल्स के साथ मिल गया है, और हाँ, वो एक इविल स्पिरिट बन गया है। इंसजैंगविल की मौत के वक्त उसके दिखने के निशान थे। अब क्लाइन ने खास तौर पे ये पॉइंट उठाया ताकि ये इन्फॉर्मेशन लेनर्ड के जरिए चर्च ऑफ एवरनाइट तक पहुंच सके, और हाँ, वो हैंगमैन को भी कहीं ना कहीं अलर्ट करना चाहता था। आखिरकार वो 2 बार बैंसी गया है, राइट? तो शायद रेड एंजल इविल स्पिरिट के फेट में खुद को उलझा लिया हो वो। अब लेनर्ड ये सुनता है एंड ही वाज लाइक, एक मिनट, वो जो इविल स्पिरिट था वो वॉर एंजल मेडिकी था? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। तो लेनर्ड तो पूरा परेशान हो रहा है कि ये कौन सी टैरो क्लब में आ गया हूँ भैया, यहाँ पे सीधा भगवान की बात होती है, सीक्वेंस 1 के एंजल्स की बात होती है, इविल स्पिरिट्स की बात होती है, वो भी मेडिकी जैसे।
क्या हो रहा है यहाँ। मैं सोचता था मैं ऑफिशियल नाइट हॉकों के सबसे बड़ा तोप हूँ, लेकिन यहाँ के मेरे को पता चल रहा है कि मैं तो एक खुशकीगंद निकला। वैसे यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ जो बैटल हुई थी 4th बुक के एंड में, इस पूरे बैटल के दौरान बहुत केओस हुआ था। एडम तक आ गया, तो एमोन क्यों नहीं आया, वो कहाँ था? और हाँ, वहां एडम था, एडम को कुछ रेजिस्टेंस था, तो एडम को भी कोई रोक रहा होगा। तो क्या वहां कोई और किंग ऑफ एंजल था जो कि एडम को रोक रहा था? समझ रहे हो बात? अरे था लेनर्ड भैया, मैं क्या बताऊं कौन था, ओरोबोरस। नाउ एल्गर भी ये बात सुना, रेड एंजल मेडिकी वाला, एंड वो सुना कि हाँ वो मर गया है, इविल स्पिरिट बन गया है। फिर बैंसी वो जगह है जहां उसके डिसेंडेंट्स रहते थे, वो रोज रिडेम्पशन के फाउंडर्स में से एक था। और एल्गर ने जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़ दी और बहुत कुछ नया सीखा। देखो, बैंसी हार्वर्ड टेलीग्राफ ऑफिस में उसने जो म्यूरल देखा था वो पक्का उस इविल स्पिरिट नहीं बनाई होगी। एल्गर सोचता है कि द वर्ल्ड गेरमिन स्पैरो ने मुझे बैंसी हार्वर्ड भेजकर निशान ढूंढने को कहा था, ताकि उस डरावने इविल स्पिरिट का लोकेशन पता चल सके। ये इसलिए था ताकि उसके अगले प्लान्स डिस्टर्ब ना हो। शुक्र है मैंने वो म्यूरल डिस्ट्रॉय नहीं किया, वरना मैं शायद उस इविल स्पिरिट की नजर में आ जाता। वहाँ एल्गर यहाँ राहत की सांस लेता है और थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाता है। उसने सोचा कि वो ब्लू एवेंजर को बैंसी हार्वर्ड से निकालकर सोनिया सी के नदन फ्रंट की तरफ ले जाएगा, ताकि उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके जो मिस्टर फूल ने पहले उसे दिया था ना। ऑड्री कैटली और बाकी मेंबर्स ध्यान से सुन रहे थे बिना ज्यादा कनेक्शंस बनाए, क्योंकि द वर्ल्ड जो बता रहा था उसमें की और रिच पॉइंट्स थे, और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस और नॉलेज ना होने की वजह से वो इस मामले पे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। सबको जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद द वर्ल्ड धीरे से हंसा, और वर्ल्ड कहता है कि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन था, मेरी बात हो गई ना। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एमलिन सीधा हुआ और आगे देखा। एमलिन कहता है कि मेरे काइंड का मतलब सैंग्विन का एक इंपॉर्टेंट फिगर बैकलैंड आने वाला है और मेरे साथ मीटिंग अरेंज की गई है। इस बात पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो एमलिन अपना गला साफ किया। मतलब उनके साथ मुझे डील कैसे करना चाहिए, जो भी वो आ रहे हैं। इतना मुझे पता है कि शायद वो एक एंजल हो सकते हैं। अब लेनर्ड यहाँ सुनता है उसकी बात, डिस्कस सोचता है कि ये अपने काइंड की बात कर रहा है, इसकी आंखें थोड़ी लाल है, पतली सी है। एक मिनट, क्या ये सैंग्विन है क्या, वैम्पायर है क्या? एक मिनट, मैं अपने लाइफ में एक वैम्पायर से मिला हूँ, वो हार्वेस्ट चर्च पे रहता था, एमिलिन वाइट नाम का। ये एमिलिन वाइट है क्या? तब भी मेरे को इसको देख के शुरू में ही लग रहा था कि इससे मैं कहीं तो देखा हूँ। तो लेनर्ड खुद को रोक नहीं पाता है मित्रों, वो ध्यान से देखता है कि ये मिस्टर मून तू कौन है? ये तो एमिलिन वाइट है, 100% जाना पहचाना लग रहा है। अरे भैया, द वर्ल्ड इज सो स्मॉल, जिससे मैं बाहर मिला वही यहाँ बैठा हुआ है। अब एमिलिन ने नोटिस कर लिया कि स्टार्डोस की तरफ देख रहा है गौर से, ठीक है। और ऑड्री नोटिस कर ली कि एमिलिन इसको देख रहा है लेनर्ड को, लेनर्ड एमिलिन को देख रहा है, यानी कि ये दोनों रियल वर्ल्ड में कहीं तो मिल चुके हैं। और इन लोगों को अब पता चला कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मतलब एमिलिन को शायद ना पता चला हो, लेनर्ड को तो पता चल गया। ऑड्री यार सब देख ले, मस्त है। वैसे एमिलिन थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया कि मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है ये स्टार, क्या ये मेरे को रियल वर्ल्ड में जानता है, और क्या मैं उसे जानता हूँ, क्या मैं उससे मिल चुका हूँ? मतलब सब यही सब बातें सोच रहे हैं। इसलिए मैं बोला था आज की वीडियो जो है ना, टैरो क्लब स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज सब एक दूसरे को बस जज कर रहे हैं बैठ के इधर। वैसे ऑड्री एक और कनेक्शन निकाल ली, क्योंकि मिस्टर स्टार मिस्टर मून को जानते हैं, और क्योंकि मिस्टर स्टार मिस्टर वर्ल्ड को जानते हैं, तो क्या मिस्टर वर्ल्ड भी मिस्टर मून को जानते हैं? समझ रहे हो तुम? नहीं समझ रहे हो? समझ लो, समझने की कोशिश करो। ये ऑड्री का दिमाग है, आप नहीं समझ पाओगे। बस ये समझ लो, वो समझ गई कि मिस्टर वर्ल्ड भी मिस्टर मून को जानते हैं। भाई कौन किसको रियल वर्ल्ड में कैसे जानता है, यही खुलासा हो रहा है इधर आज। खैर, अब सैंग्विन को मतलब अपने एमिलिन वाइट को हेल्प चाहिए। वो पूछा है कि इंपॉर्टेंट फिगर मतलब आ रहा है तो मैं क्या करूं, कोई हेल्प दे नहीं रहा। तो एल्गर सोचता है कि देखो मैं ही सबको सजेशन देता हूँ, मैं ही दे देता हूँ, ठीक है। तो मतलब एल्गर कहता है कि देखो वो इंपॉर्टेंट फिगर जो तुमसे मिलना चाहते हैं ना, वो एक प्रोबिंग एक्शन और सर्विलियंस दोनों हो सकता है। तो तुमको बस वैसे ही एक्ट करना है जैसे तुम करते हो, ठीक है। और उसके बाद कुछ तुम्हें शायद वो लोग कुछ टेस्ट और मिशंस भी देंगे, ध्यान रखना। एमिलिन कहता है थैंक यू, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आपने मुझे हेल्प किया, वेरी थैंक यू। अब इस मैटर के बाद फोर्स थी बहुत देर से रुकी हुई थी, उसको भी कुछ बोलना था। वो बोलती है कि मिस्टर मून जी, आपने जो इंटेलिजेंस है मुझे अबैंडन्ड एंशिएंट कैसल के बारे में दिया था ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। वहां हम लोग खत्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट। ऐसी फालतू चीजें आप मत बताया करो। वहां 2 एंशिएंट रैट्स थे, पर अंडरग्राउंड एरिया में एक दरवाजा था, दरवाजे के पीछे एक पावरफुल करप्टिव पावर सील्ड थी। जब तक कोई उस रीजन में एंटर करता है जहां एंशिएंट रैट्स है, वो करप्ट हो जाएंगे। ये सुन के एमिलिन थोड़ा फ्राउन करते हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत हो गई। एमिलिन सोच रहा था कि देखो भैया, मेरा डिस्क्रिप्शन था वो पूरी तरह सही था, क्योंकि एमिलिन को जिस बंदे ने इंटेलिजेंस दी थी उसे अगर पता होता कि वहां 2 एंशिएंट रैट्स हैं, तो वो उस दरवाजे को इग्नोर नहीं करता। एक कल्चर्ड और नोबल सैंग्विन के रूप में एमिलिन कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलतियों या नेग्लेक्ट की वजह से किसी और का नुकसान हो, राइट। एमिलिन से काफी परेशान था, मतलब उसको काफी गंभीरता से इस बात को एमिलिन लेता है। एमिलिन कहता है मैं अपने सोर्स को इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको जवाब ढूंढ के दूंगा। आपके साथ मेरे कारण गलती हुई है, मैं पता करके आपको सब बताऊंगा। लेकिन हाँ, फोर्स सही सलामत वापस आ गए तो एमिलिन थोड़ा चिल करता है कि चलो खत्म नहीं हो गई, मर जाती तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। एनीवेज, तो ये कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन ऑड्री कहती है कि नहीं, मेरे को एक बात पूछना है, आप दोनों जो आपस में बात की अभी, वो पता नहीं करप्टिव फोर्स का, तो वो फोर्स कहां से आई, किस वजह से आई, कुछ पता है आपको? कुछ पता है तो बता दो। फोर्स कहती है मुझे कुछ नहीं पता।
एंड मगर मिस्टर फूल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो करे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचाया। लेकिन मिस्टर फूल से कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रज़ेल की डायरी देनी पड़ती है। कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी नया आया है, उसके बारे में पूछना है। डायरी के पेजेस तो आज आए नहीं, चलो जब पेजेस लाएंगे तब इन बारे में पूछ लेंगे। हाँ, यही सब आज टैरो क्लब मीटिंग में बात होती है। फाइनली टैरो क्लब मीटिंग एंड होता है एंड भाई मेंबर्स लोग खड़े होके चले गए बाव वाव करके। एंड देखा जाए तो काफी इंटेंस था आज का टैरो क्लब मीटिंग, है कि नहीं। अब टैरो क्लब मीटिंग तो खत्म हो गई, यहीं पे हम वीडियो को भी खत्म करेंगे, क्योंकि आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेनर्ड जब वापस जाएगा तो पहले ज़ोरास्ट्र को तो पता चल जाएगा कहीं तो गया था, तो उनकी आपस में क्या बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि बुक 5 के अंदर एक्चुअली में बैकलैंड के अंदर जो ग्रेट स्मॉग हुआ था वो पूरी खुल जाएगी, मतलब सब कुछ खुल जाएंगे कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग है बुक 5, इसमें काफी चीज खुलने वाली है भैया, मतलब मजा आने वाला है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग बुक 5 को कवर करेंगे। आई ट्राई कि अगली वीडियो में थोड़ी सी लंबी बनाऊं। इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली जो है ना टैरो क्लब वाली मीटिंग वाली वीडियो रखना चाहता था। आपने देखा होगा मैंने काफी डिटेल्स दिए हैं, काफी मैंने जोक्स मारे हैं, ना थोड़ा सा फन बनाने की कोशिश थी मेरी इस वीडियो को। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो को जो है ना हम लोग थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, इवेंट्स पे चलेंगे बुक 5 के, क्या क्या हो रहा है इधर, एंड थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाएंगे। एनीवेज, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की टैरो क्लब मीटिंग पसंद आई होगी। चलो बाय बाय, सी यू ऑल, गुड नाइट। और हाँ, टारगेट कंप्लीट कर देना, करते नहीं हो आजकल आप लोग।